हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारे चैप्टर आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जैव अणु। और जैव अणु एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक मज़ेदार और वेटेज भी इसका काफ़ी ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहले इसको अपन कवर करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, और ऑर्गेनिक का ये दूसरा चैप्टर अपन कवर कर रहे हैं। पहले अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन कवर किया था। आज अपन शुरू करेंगे जैव अणु। और जैव अणु को अपन दो भाग में पढ़ेंगे। आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अमीनो अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक काफ़ी बड़ा जो टॉपिक रहेगा अपने पास, जो कि न्यूक्लिक अम्ल है, वो अगले जो अपने पास लेक्चर आएगा उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ये चैप्टर होता है तो आप डिस्कॉर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे एकदम अच्छे लेवल के वहाँ पे असाइनमेंट है वो डाले जाएंगे, और वो असाइनमेंट जो है वो आपको वहाँ पे मिलाने हैं। ठीक है, ताकि ये चैप्टर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप चाहें तो वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जैव अणु क्या होते हैं। ठीक है, अणु तो सबको पता है ना, परमाणुओं का समूह होता है जिसको अणु बोलते हैं। जैव अणु क्या हो जाएंगे अपने पास कि वे अणु जो किसी जीवित निकाय में उपस्थित हो, ठीक है, उसे जैव अणु कहते हैं। तो अपन को ध्यान में रखना है कि वे अणु जो क्या होते हैं अपने पास किसी जीवित निकाय, निकाय का मतलब हो गया सिस्टम। ठीक है, तो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर यानी जीवित निकाय में उपस्थित होते हैं, तो उन अणुओं को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। ठीक है, जैव अणु अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक होगा अपने पास क्या, सूक्ष्म जैव अणु, और एक अपने पास यहाँ पे होगा दीर्घ जैव अणु। ठीक है, सूक्ष्म जैव अणु का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे जैव अणु हो गए। ठीक है, और दीर्घ का मतलब काफी बड़े बड़े जैव अणु हो गए। जिसमें सूक्ष्म के आपके यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया। ठीक है, और विटामिन के अलावा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, खनिज। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ये सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और वैसे वसा भी क्या होता है अपने पास, इसी में ही आता है। दीर्घ जैव अणु की अगर बात करूं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, जैसे डीएनए आरएनए वगैरह जो होते हैं वो अपने पास इसी में ही आते हैं। उसके अलावा बात करूं तो प्रोटीन हो गया अपने पास, एंजाइम। एंजाइम हालांकि प्रोटीन ही होते हैं तो इसी में ही आएंगे। और इसमें आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। अब आप कहोगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं आया। देखो कार्बोहाइड्रेट आ गया। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा, ठीक है, जो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और बहुत बड़े बड़े अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, देखो बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक अपने पास मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं, तो वो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीसेकेराइड अपने पास जो होते हैं ना, वो दीर्घ अणुओं में आते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो रासायनिक संगठन अपन पढ़े हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन यानी अपने पास कोई भी अगर अपने पास कोई भी क्या हो, यहाँ पे टिश्यू दे दिया जाए, ऊतक दे दिया जाए, तो आप वहाँ पे उसके अंदर कौन कौन से जैव अणु उपस्थित है तो कैसे आप पता लगाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है अपने पास कोई भी एक जीवित ऊतक उठा लेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे आप उठा सकते हो, जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी सब्जी का टुकड़ा उठा लो। ठीक है, सब्जी का टुकड़ा उठा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लीवर उठा सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लीवर उठा सकते हो, जिसको अपन यकृत हिंदी में बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे उठा लीजिए। और अब आपको क्या करना है कि जो भी सब्जी का टुकड़ा लिया आपने या फिर यकृत लिया,
ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इस ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखो एसिटिक अम्ल आपने पढ़ा होगा CH3COOH होता है। तो अपने पास ट्राइक्लोरो का क्या मतलब हो जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और 3 क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको जो अपने पास मूसल होता है, ठीक है, और जो अपने पास यहाँ पे खरल होती है, ठीक है, तो खरल और मूसल आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, खरल और मूसल। अब खरल अपने पास और मूसल, खरल आपने देखा होगा एक छोटा सा ऐसे आप मान सकते हो पात्र होता है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सब्जी का टुकड़ा या यकृत का टुकड़ा डालेंगे और उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल डालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, मूसल से उसको क्या करेंगे, वहां पे एकदम पीस लेंगे और पीस के उसकी क्या बनानी है, अपन को चटनी बना लेनी है। ठीक है, पीस के आप क्या करोगे, यहाँ पे चटनी बना लोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बर्तन ले लो, ठीक है, और उस बर्तन के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर लगा दिया और ऊपर से जो अभी आपकी चटनी ये तैयार हुई है, इस चटनी को आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर पे डाल देना है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, कोई कुछ अपने पास जो केमिकल है वो तो क्या हो जाएंगे, इस फिल्टर पेपर से पास होके और अपने पास क्या आ जाएंगे, इस पात्र में आ जाएंगे, और कुछ क्या होंगे अपने पास ऊपर की तरफ रह जाएंगे। तो जो ऊपर रहेंगे और कुछ अपने पास नीचे रहेंगे, तो नीचे वालों को अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, सूक्ष्म जैव अणु बोल देंगे। ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जैव अणु। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, इनको अपन क्या बोल देंगे, दीर्घ जैव अणु बोल देंगे। ठीक है, तो अपने पास जैसे कि विटामिन, खनिज, एमिनो अम्ल, मोनोसेकेराइड वगैरह ये सारे फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, अपने पास सूक्ष्म जैव अणु में आएंगे। जबकि न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीसेकेराइड वगैरह ये सारे फिल्टर पेपर के ऊपर रहते हैं, तो इसलिए ये अपने पास क्या होते हैं, दीर्घ जैव अणु में आएंगे। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वसा होती है, ठीक है, वो वसा क्या होती है, रहती तो फिल्टर पेपर के ऊपर है, पर वसा को अपन किस में कंसिडर करते हैं, सूक्ष्म जैव अणु में। ठीक है, तो सूक्ष्म जैव अणु के अंदर इसको अपन संगठित करते हैं। क्यों किया, देखो अगर आप यहाँ पे कोई भी एक कोशिका उठाओगे, ठीक है, तो कोशिका के बाहर अपने पास क्या होती है, कोशिका यहाँ पे झिल्ली होती है, और उसके अंदर अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे डाईलिपिड जो लेयर होती है। ठीक है, तो बाईलिपिड की आपको यहाँ पे लेयर ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस पे क्या किया कि मूसल से किसी कोशिका के ऊपर मान लो ये कि प्रहार हुआ, तो उससे क्या होगा, कोशिका के अंदर वाला सारा का सारा सामान तो बाहर आ गया। ठीक है, सारा सामान बाहर आ गया, और ये अपने पास जो बची है ये, ठीक है, इसको अपने वेसिकल बोलते हैं, और ये अपने पास क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसे बना रहेगा। देखो इसके अंदर जो बाईलिपिड लेयर होती है ना, ये आपके पास कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, बाईलिपिड जो लेयर होती है वो आपके पास क्या होती है, कुछ इस टाइप की दिखती है। तो ये पूरी की पूरी जो लेयर होगी ना अपने पास, ये पूरा गोला, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोला क्या होगा, फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। पर अपने पास एक एक लिपिड की अगर बात करो, यानी एक एक यहाँ पे वसा के अणु की बात करो, तो वो अपने पास हो जाते हैं। तो वसा अपने पास किस में आएगी, सूक्ष्म जैव अणु के अंदर आएगी। और फिल्टर पेपर से पास क्यों नहीं होती, क्योंकि पूरा का पूरा गोला है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, यानी कोशिका है वो पास थोड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो ऐसे तो आपको क्या करना है, जितने भी जैव अणु हैं उनको ऐसे स्टडी करनी है। पर मिनरल के लिए, यानी जो खनिज होते हैं, खनिजों के लिए क्या होता है, अपने पास एक अलग से अध्ययन किया जाता है, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, विनाशात्मक विधि बोलते हैं। ठीक है, विनाशात्मक विधि। अब इस विधि में क्या होता है, कोई भी अपने पास यहाँ पे अगर आपके पास उत्तक होगा, तो उस उत्तक को आप यहाँ पे क्या करोगे, जला दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी उत्तक है उसको जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद क्या होगा, अपने पास उसकी राख आपके पास आ जाएगी। देखो जितने भी आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कार्बन युक्त क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो इनमें जब जलेंगे तो क्या होगा, CO2 वगैरह के अंदर, जल के अंदर ये है वो जल जाएंगे, और पीछे जो राख बचेगी उस राख के अंदर क्या होंगे, अपने पास खनिज बचेंगे बस, जैसे कि Mg+2, ठीक है, Ca+2, तो ये हो गया Al+3, Fe+3, तो ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये अपने पास हो गए ये खनिज, जैसे ही आपके पास मिलेंगे, अब आप इन खनिजों का क्या करो, अध्ययन कर लो। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, खनिजों का अध्ययन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो अपने पास भूप्रपट्टी है, ठीक है, जो अपने पास भूस्थल है,
उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो अपने पास खनिज है वो कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। और अगर अपने पास मनुष्य की बात करो, ठीक है, तो मनुष्यों के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, और उसके बाद कैल्शियम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भूपर पट्टी पे अपने पास धरती में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, बाद में सिलिकॉन, बाद में कैल्शियम, बाद में सोडियम। परंतु मनुष्यों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उनके शरीर में, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओसी काना ओसी नक्का। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। देन अपन यहाँ पे चलेंगे किसकी तरफ, अमीनो अम्लों की तरफ। ठीक है, तो बाद में अपन पढ़ेंगे एमिनो अम्ल, और जैसे ही अपने पास एमिनो अम्ल हो जाएगा तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनता है, बहुत सारे अमीनो अम्लों के जुड़ने के कारण बनता है। प्रोटीन के बाद अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक है ये तो आज के ही इसी में ही होगा, भाग 1 में कवर होगा, परंतु न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये आपके क्या होगा, भाग 2 के अंदर आएगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ है। तो पहले आप इस सबको नोट कीजिए, सही ढंग से इसको समझिए, उसके बाद अपन यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट की जो अपने पास जो पुरानी डेफिनेशन है वो तो कुछ इस प्रकार से है कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये अपने पास क्या है, इसकी पुरानी डेफिनेशन है जो पुरातन काल से चलती आ रही है कि कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एकदम सिंपल चीज़ है, देखो कितनी बढ़िया बात बता दी आपको। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब पानी। ठीक है, तो CxH2O Y, ये इसका क्या होता है अपने पास सामान्य, यहाँ पे आप मान सकते हो इसका सूत्र हो गया। और x और y का मान अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण मान लो मैंने ले लिया कि x और y बराबर मान लो मैंने ले लिया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C6 और H2O और होल बाहर कितना हो जाएगा 6, तो C6 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 और O6, तो C6H12O6 ये क्या होता है अपने पास, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज अपन को पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ऐसे ही मैं मान लो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे इसके अपवाद। ठीक है, कि इस पुरातन काल की जो अपने पास परिभाषा है इसको कौन कौन से केस के अंदर ये लागू नहीं हो सकती। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके बताऊँ कि x और y का मान अगर 2 रख दिया जाए, कितना रखें 2, तो C2H2O और होल 2 हो जाएगा, तो C2H4O2। तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ CH3COOH। ठीक है, देख सकते हो 2 कार्बन अपने पास, 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, और 2 ही ऑक्सीजन है। पर ये अपने पास CH3COH क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल तो क्या होता है, अम्ल होता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होता है। यानी कि अपने पास देखो इस फॉर्मूले में ये सेट तो हो रहा है पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, रेमनोज होता है। ठीक है, अब रेमनोज के अंदर आप यहाँ पे क्या देखते हो कि रेमनोज का देखो फॉर्मूला अपने पास होता है यहाँ पे क्या, C6H12O5 होता है। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट है पर इस डेफिनेशन में नहीं आ रहा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर 6 रख के देखो तो कितना हो जाएगा, 6 12, पर यहाँ पे 6 आना था पर यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या गया, अपवाद में आ गया। तो ऐसे हो गया। तो पुरातन काल की जो डेफिनेशन है कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, इसके 2 अपवाद हो गए कि x बराबर y अगर 2 रख दिया जाए तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे रेमनोज का उदाहरण लेऊँ तो ये अपने पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है पर इस डेफिनेशन में नहीं आता। तो इसका मतलब जाहिर सी बात ये हो गई यहाँ पे
कि ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं क्या है, गलत बैठ रही है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या हो रही है आपके यहाँ पे, कहीं ना कहीं गलत सेट हो रही है। तो इसलिए अपन को एक आधुनिक परिभाषा बनानी पड़ेगी। और आधुनिक परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की कैसे दी जाती है? ठीक है, आधुनिक परिभाषा, तो आधुनिक परिभाषा अपन को ऐसे दी जाती है इसकी कि कार्बोहाइड्रेट ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, ये अपने पास क्या है, पुरानी विधि है, मतलब पुरानी डेफिनेशन हो गई। और ये अपने पास इसके अपवाद हो गए कि इस परिभाषा को कौन से नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं आधुनिक परिभाषा लिखा रहा हूँ। तो आधुनिक परिभाषा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्रकाशीय सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, अथवा कीटोन, ठीक है या ऐसे यौगिक जिन्हें जलीय अपघटित करने पर ऐसी इकाई दे ठीक है, उन्हें अपन क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो ये अपने पास आधुनिक परिभाषा हो गई। इन्होंने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट अपने पास प्रकाशीय सक्रिय होंगे, ठीक है, यानी ध्रुवत घूर्णक होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है अपने पास है कि या तो ये क्या होंगे, डेक्स्ट्रो होंगे, ठीक है, यानी कि घड़ी की अपने पास क्या होंगे, दिशा के अंदर पीपीएल को घुमाएंगे, या तो घड़ी की उल्टी दिशा में क्या करेंगे, पीपीएल को घुमाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाशीय सक्रिय हो गए, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि बहुत सारे OH समूह होंगे, ठीक है। हाइड्रोक्सी क्या होता है अपने पास, OH एल्कोहल जो समूह होता है वो होता है। तो बहुत सारे अपने पास क्या होंगे, हाइड्रोक्सी समूह होंगे, या तो एल्डिहाइड होगा उनमें और या तो कीटोन होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही, उसके अलावा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड अपने पास क्या होता है, CHO होता है, ठीक है, और कीटोन अपने पास क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं होती है। तो या तो एल्डिहाइड होगा या तो अपने पास कीटोन होगा, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। या फिर अपने पास कोई ऐसा यौगिक जिसको जलीय अपघटन के दौरान, यानी जब आप उसको क्या करते हो, जल के अंदर अपघटित करते हो, तो वो आपको कुछ ऐसी ही इकाई दे दे जिसके अंदर अपने पास क्या हो, वो प्रकाशीय सक्रिय हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, तो वो भी अपने पास किस में आ जाएगा, अपने पास कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी आधुनिक परिभाषा हो गई, समझ में आ गई बात ये। अब आ जाओ अपने पास यहाँ पे कहाँ पर आना है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। पर वर्गीकरण से पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कार्बोहाइड्रेट जो अपने पास क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है, उनको अपन शर्करा बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। जैसे कि अपने पास सुक्रोज होता है C12H22O11, ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, ये मीठा होता है, तो इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं क्या, टेबल शर्करा भी बोला जाता है इसको, टेबल शुगर, ठीक है। जैसे अपने पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये अपने पास क्या होती है, रक्त शर्करा होती है, यानी जो ब्लड शुगर होती है वो है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो C6H12 जो फ्रक्टोज होता है अपने पास O6, ठीक है, जो अपने पास फ्रक्टोज होता है वो अपने पास क्या होता है, फल शर्करा होती है, ठीक है, यानी फलों के अंदर उपस्थित होती है। जैसे अपने पास माल्टोज हो गया, ठीक है। अब माल्टोज होता है वो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे धान शर्करा होती है, ठीक है। जो धान होते हैं ना अपने पास, गेहूं वगैरह हो गए या फिर कोई की जितने भी धान है, ठीक है, बाजरे वगैरह, तो उन सब के अंदर क्या होता है, माल्टोज उपस्थित होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो ये अलग अलग प्रकार की शर्करा हो गई, और वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठे होते हैं उनको अपन शर्करा बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाओ कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पे, और पहला किस आधार पे किया जाता है, जल अपघटन के आधार पे किया जाता है, ठीक है। तो जल अपघटन के आधार पर अपने पास 3 प्रकार के यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट दिखेंगे। कौन कौन से, एक तो मोनोसेकेराइड, ठीक है, क्या होगा, मोनोसेकेराइड। एक अपने पास होगा यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड,
ठीक है, और एक अपने पास क्या होगा, पॉलीसेकेराइड। तो ये अलग अलग प्रकार के अपने पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मोनोसेकेराइड अपने पास कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो जल में अपघटित ना हो। ठीक है, यानी सबसे सरलतम जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, इनको जल में डालने पे ये आगे अपघटित नहीं होंगे, तो उनको अपन मोनोसेकेराइड बोलते हैं। इसके उदाहरण जैसे आपके पास है ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पे गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, गैलेक्टोज भी लिख सकते हो। तो ये सारे अपने पास क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, जो अपने पास जल में डालने पे 2 से 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ दे दे। ठीक है, मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्रदान करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाला, तो पानी में डालते ही अगर अपने पास 2 से 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपको प्राप्त होती है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि वो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड है। इसका उदाहरण जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो डाइसेकेराइड में, ठीक है, डाइसेकेराइड क्या होंगे, जो अपने पास जल अपघटन के बाद 2 मोनोसेकेराइड की इकाई देंगे। जैसे अपने पास यहाँ पे हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज हो जाएगा, ठीक है, लैक्टोज हो जाएगा। तो ये सारे अपने पास क्या होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं। ट्राइसेकेराइड का भी आप यहाँ पे एक लिख सकते हो। ठीक है, ट्राइसेकेराइड जो कि अपने पास क्या हो जाएगा, रेफिनोज हो जाएगा। तो ये रेफिनोज अपने पास जो होता है वो ट्राइसेकेराइड में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेमनोज और अपने पास यहाँ पे किस में, रेफिनोज में। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग चीज़ है। ये तो अपने पास एक मोनोसेकेराइड होता है, जबकि अपने पास रेफिनोज क्या होता है, ट्राइसेकेराइड होता है। ठीक है, उसको जल में डालने पे 3 मोनोसेकेराइड की आपके पास यहाँ पे इकाइयाँ प्राप्त होगी। ठीक है, और ओलिगो ये हो गया अपने पास। पॉलीसेकेराइड क्या हो जाएगा, जो अपने पास क्या हो, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्रदान करें, तो उसको आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, उसको पॉलीसेकेराइड बोल दोगे। इसका उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे स्टार्च हो गया। ठीक है, स्टार्च को मंड भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया। ठीक है, सेलुलोज हो गया। और आप यहाँ पे कौन सा उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, गोंद, गोंद भी वैसे इसी में ही आता है। और ग्लाइकोजन भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, गोंद, स्टार्च, ये सारे क्या होते हैं, अपने पास पॉलीसेकेराइड होते हैं। जल में डालने पर बटेरे मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ देते हैं, जबकि ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 अपने पास मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ मिलेगी। और मोनोसेकेराइड में, सॉरी, ओलिगो में और मोनोसेकेराइड में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, जो आपके पास यौगिक होगा वही रहेगा बस। ठीक है, वही सरलतम अपने पास क्या है, उसका भाग है, उसको आगे जल अपघटित आप नहीं कर सकते। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अगर दूसरा मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा आपके पास किसके आधार पे, कार्बन की संख्या के आधार पर। तो कार्बन की संख्या के आधार पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अलग अलग टाइप से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन की संख्या 3 हो। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट है और उसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा, यानी बहुत सारे OH समूह होंगे, परंतु या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह है उपस्थित हो, ठीक है, यानी CHO समूह है अपने पास उपस्थित हो, 3 कार्बन हो। ठीक है, तो उस अपने पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हो, उसको आप बोलोगे एल्डो ट्रायोज। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, एल्डो ट्रायोज। और अगर उसके अंदर कीटोन समूह उपस्थित है, तो कीटोन अगर उपस्थित है तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, कीटो ट्रायोज। समझ में आ गई। अगर 4 कार्बन उपस्थित है, ठीक है, तो 4 कार्बन अगर अपने पास उपस्थित है तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, एल्डो। अगर एल्डिहाइड है तो क्या लिखोगे, एल्डो टेट्रोज। ठीक है, और कीटोन उपस्थित है तो क्या लिखोगे, कीटो टेट्रोज। अगर 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोज। ठीक है, या फिर कीटो पेंटोज अगर अपने पास कीटोन हो। ठीक है, 6 कार्बन होंगे तो कैसे नाम आ जाएगा, एल्डो हेक्सोज।
ठीक है, या अगर कीटोन होगा तो कीटो हेक्सोज हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। ऐसे कार्बन की संख्या पर अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा आ जाओ यहाँ पे, तीसरा वर्गीकरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास अपचाई एवं अनअपचाई शर्करा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। शर्करा तो वो हो गई जो अपने पास है स्वाद में मीठी होती है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉलीसेकेराइड जो है ना अपने पास, स्टार्च, सेलुलोज, गोंद या ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे अपने पास क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना वो स्वाद में मीठे नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने पास अगर बात करूँ तो अपचाई और अनअपचाई शर्करा क्या होती है। देखो मैं यहाँ पे दो अभिकर्मक लिखता हूँ, टोलिन अभिकर्मक, ठीक है, टोलिन अभिकर्मक एवं फेलिंग अभिकर्मक। ये दो अभिकर्मक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में ये क्या होते हैं। एक बार बस आप ऐसे नाम ध्यान में रख लो कि दो अभिकर्मक होते हैं, टोलिन अभिकर्मक एवं फेलिंग अभिकर्मक। तो वो अपने पास कार्बोहाइड्रेट जो इन दो अभिकर्मों को क्या कर दे, अपचायित कर दे, तो वो अपने पास क्या कहलाएगी, अपचायी शर्करा कहलाएगी। समझ में आ गई। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो टोलिन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को क्या कर दे, अपचायित कर दे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अपचायी शर्करा बोल देंगे। और वो अपने पास शर्करा है, वो कार्बोहाइड्रेट जो अपने पास इनको टोलिन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को अपचायित न कर सके, तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, अनअपचायी शर्करा बोल देंगे। तो अगर अपने पास यहाँ पे इन दोनों को अपचायित कर देते हैं तब तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपचायी शर्करा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये ग्लूकोज वगैरह है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गया, ठीक है, और माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं अपने पास है, अपचायी शर्करा होती है। जबकि अपने पास यहाँ पे बात करें तो जो इनको अपचायित नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, अनअपचायित या अनअपचायी शर्करा बोल देंगे। ठीक है, जैसे अपने पास इसका फेमस एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दो अभिकर्मक को अगर अपचायित कर देते हैं तो अपने पास अपचायी शर्करा, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आप लिख सकते हो माल्टोज वगैरह। और जो अपचायित ना कर सके उनको अपन क्या बोल देंगे, अनअपचायी शर्करा बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज हो गया। ठीक है, अब जैसे अपने पास ये लैक्टोज है, एक लैक्टोज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोल दोगे, दूध शर्करा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लैक्टोज को अपन यहाँ पे किसे बोलते हैं, दुग्ध शर्करा। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी दूध में ये उपस्थित होती है। तो ये मैंने आपको वर्गीकरण करा दिया और इसका बेसिक बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं और इनका वर्गीकरण वगैरह सारा मैंने आपको बता दिया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे, दो अपन को एकदम डिटेल में पढ़ने हैं, एक तो ग्लूकोज और एक अपने पास फ्रक्टोज। तो स्टार्ट करेंगे पहले ग्लूकोज से। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब अपने बात करेंगे यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो अपने पास आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई। तो अपने पास C6H12O6 का 6 कार्बन है और यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्डो एक्सोज। ठीक है, एल्डो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होगा यानी CHO समूह होगा, और हेक्सोज का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन होगा, और सोस ये तो अपन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए लगाते हैं। तो ये चीज़ हो गई, तो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक अपचायी शर्करा होती है। ठीक है, यानी फेलिंग या फिर टोलिन जो अभिकर्मक होंगे उनको क्या कर देती है, ये अपचायित कर देती है। और दूसरी बात अगर यहाँ पे अपन करें, ये तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, और ये एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, यानी जल में डालने पे ये अपघटित नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ग्लूकोज अपने पास क्या होती है, एक रक्त शर्करा होती है, यानी कि ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। समझ में आ गई बात। ये अब देखो यहाँ पे इसकी जो फिशर संरचना है वो इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिशर संरचना देखो, फिशर संरचना जो है उसके अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 6 कार्बन है। सबसे ऊपर तो लगा दो आप एल्डिहाइड,
CHO, ठीक है, ये समूह हो गया। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये, और छठे कार्बन पे अपने पास यहाँ पे आपको क्या लगाना है, CH2OH लगाना है। अब ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा। अब उल्टा कर दो, यहाँ H, यहाँ OH, फिर से उल्टा कर दो, OH H। अब वैसे के वैसे वापस जैसे ऊपर था वैसे यहाँ नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये ऐसे अपन को यहाँ पे करना है। अब देखो इसमें आप अगर बात करो तो ये फिशर संरचना होती है। फिशर नाम के एक अपने पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये संरचना दी थी। कैसे दी थी वो भी बताएंगे, कैसे उनको पता लगा ये सारा कुछ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले ये समझ लो कि ये फिशर संरचना अपने पास हो गई। अगर ग्लूकोज में कुल किरेल केंद्र की अगर बात की जाए, ठीक है, कुल किरेल केंद्र, तो कुल किरेल केंद्र अपने पास क्या होंगे? देखो किरेल केंद्र क्या होता है? जिस कार्बन का संकरण sp3 हो और चारों की चारों संयोजकता अलग अलग हो तो उसको किरेल केंद्र बोलते हैं। जैसे इस कार्बन में देखो, ये कार्बन अपने पास है sp2 संकरित है, ठीक है, क्योंकि 3 सिग्मा बंध बना रखे हैं इसने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा और 1 पाई है, तो sp2 संकरण है, sp3 नहीं है तो ये किरेल नहीं होगा। इसमें बात करते हैं, इसमें 4 एकल बंध है या फिर सिग्मा बंध है, तो ये sp3 है और चारों के चारों संयोजकता, एक तरफ OH है, एक तरफ H, एक तरफ CHO, एक तरफ ये पूरा समूह है, तो ये किरेल हो जाएगा। ऐसे ये H, OH, एक तरफ ये समूह है और एक तरफ ये समूह है, तो ये भी किरेल होगा। ऐसे इसमें देखो, एक तरफ OH, H, ऊपर ये समूह है, ये नीचे की तरफ समूह है, ये भी क्या होगा? किरेल केंद्र होगा। ऐसे ही OH, H, ऊपर ये समूह है, नीचे CH2OH, तो ये भी किरेल होगा। क्या ये किरेल होगा? क्या नहीं होगा। कैसे होगा? देखो ये अपने पास ऊपर ये पूरा वाला समूह हो गया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक OH जुड़ा हुआ है, तो 2 संयोजकता सेम हो गई ना, इस वजह से ये भी किरेल केंद्र अपने पास नहीं होगा। अब ये किरेल केंद्र नहीं होगा तो अपने पास यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? इसमें टोटल किरेल केंद्र कितने हैं? 4 है। समझ में आ गई बात? ये तो टोटल 4 किरेल केंद्र होते हैं इसमें। दूसरी बात, ये अपने पास, इसको अपने क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? देखो डी और एल ये एक नामकरण विधि है जो कि कार्बोहाइड्रेट की जो समूह होता है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो डी और एल समूह है। देखो डी अपने पास क्या होता है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन, तो ये पहला कार्बन सेकेंड लास्ट ये हो जाएगा। अगर अपने पास OH क्या होता है? अपने पास यहाँ पे राइट साइड में होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डी लिखोगे। जैसे यहाँ पे OH अपने पास का है राइट साइड में, भाई सेकेंड लास्ट कार्बन क्या होगा? ये पहला, पीछे से ये पहला हो जाएगा, पीछे से दूसरा कार्बन जो होगा उस पे OH अपने पास क्या होगा? राइट साइड में होगा, इधर की तरफ होगा OH, तो इसको डी बोलते हैं। और L अपने पास क्या हो जाएगा? अगर OH लेफ्ट साइड में तो L आता है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे क्या है? राइट साइड में है, तो इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोल दिया, ठीक है। और ये अपने पास कैसा होता है? ये डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, वामावृत्ति, यानी कि इसमें अपने पास क्या होगा? जो PPL होगी वो अपने पास क्या होगी? घड़ी की दिशा में घूमेगी, तो इसलिए अपने पास ये डी समावेवी होता है। तो डी समावेवी को प्लस से भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने फिशर संरचना आपको बता दी। अब इसके चलते हैं अपने गुणधर्म की तरफ, जो कि रासायनिक गुणधर्म है। ये अपने पास ग्लूकोज का संरचना हो गया और इसकी ये 1 2 3 4 5 6 अभिक्रियाएं बड़ी फेमस है और ये 6 अभिक्रिया अपन को दर्शाएगी कि फिशर ने ये संरचना कैसे प्राप्त की थी, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे HCN के साथ अभिक्रिया। देखो ये अपने पास एल्डिहाइड है और इसकी अभिक्रिया करानी है HCN के साथ, ठीक है। HCN अपने पास क्या होता है? यहाँ पे आयनिक यौगिक होता है, तो प्लस माइनस इस पे आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये पाई बंध थोड़ा लूजली बॉन्डेड होता है, तो ये इधर आएगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। प्लस वाले को अपने पास क्या भेज दो? माइनस वाले के पास, और माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज दो, तो क्या बनेगा अपने पास? ये कार्बन इधर हो जाएगा OH, इधर जुड़ जाएगा साइनाइड, ठीक है। तो एक तरफ OH और एक तरफ साइनाइड जोड़ना है, बाकी संरचना सेम ही रहनी है। तो ये कार्बन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, एक OH और एक CN। बाकी अपने पास क्या होंगे? 1 2 3 4 ये हो गए और CH2OH। यहाँ OH लगा दो, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे H। समझ में आ गई बात? ये ऐसे आपको यहाँ पे करना है। दूसरा देखो HI और लाल फॉस्फोरस और अगर HI दिया हुआ है तो ये अपने पास क्या होता है? एक प्रबल अपचायक होता है। यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह पे क्या होगा? हाइड्रोजन लगेगा और इधर हाइड्रोजन लगेगा, दो हाइड्रोजन लगा दो अपने पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2 निकल जाएगा तो CH3 बचेगा।
ऐसे अपने पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ऐसे H2O यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ CH2 बचेगा। ऐसे ही अपने पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो H2O निकल जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा। तो ऐसे सभी कार्बन पे अपन को करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी, यहाँ आपको हो जाएगी किसकी, CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, N हेक्सेन की प्राप्ति होती है। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ N हेक्सेन बनेगा और ऊपर अपने पास इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है अपने पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन मिला, यहाँ N हेक्सेन मिला। अब आ जाओ NH2OH पे। NH2OH पे क्या होगा, देखो ये अपने पास यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है NH2OH के साथ। तो NH2OH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H2N और यहाँ पे मैंने OH लिख दिया। तो यहाँ से आप जल निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले कार्बन पे आप लगा दो ये C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH। तो अपने पास ऊपर क्या बनेगा बताओ, ये हो गया कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर अपने पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है। बाकी आपको वैसा का वैसा ही रखना है, यानी यहाँ OH आएगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और नीचे अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज ऑक्साइम, ये हो गया अपने पास, ठीक है। फिर आ जाओ ACOAC, यानी ये अपने पास होता है एनहाइड्राइड होता है। हाँ, तो जगह अपने पास कम पड़ रही, थोड़ा इसको मिटो दिया। हाँ देखो, मैं बोल रहा था ACOAC की संरचना क्या हो जाएगी अपने पास, देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने पास क्या हो जाएगी, ACOAC की संरचना हो जाएगी, यानी एसिटिक समूह है, O एसिटिक समूह है, ठीक है। ऐसे आपको लगाना है। और ये जो होता है ACOAC, ये अपने पास क्या होता है, OH जो समूह होते हैं उनके साथ अभिक्रिया सही ढंग से कर लेता है। कैसे ये अपने पास अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, बंद को तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो O के ऊपर आएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस, और OH क्या होगा, प्लस और माइनस में टूटेगा, तो ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस वाले के पास चला जाएगा और माइनस वाला होगा वो प्लस वाले के पास चला जाएगा। तो कैसे होगा अपने पास बताओ, इसमें ये हो जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस था तो H प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया अपने पास एसिटिक अम्ल बन जाएगा। और यहाँ पे O माइनस जाके वहाँ पे अटैक कर लेगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O अपने पास यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास यहाँ पे ये समूह जुड़ गया, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे OAC का निर्माण करवाना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर OH है वहाँ पर क्या होगा, OAC लगाना है अपन को। जहाँ जहाँ पर अपने पास क्या है, OH है वहाँ OAC लगा दो। तो कैसे लगाओगे बताओ, ये अपने पास है C डबल बॉन्ड O और ये H, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इस पे देखो, ये अपने पास कार्बन है, तो एक तो हो गया अपने पास क्या, CH, भाई एक कार्बन एक हाइड्रोजन CH हो गया, और OH को किस में कन्वर्ट करना है, OAC में, तो ये हो जाएगा OAC। और ऐसे अपने पास कितने होंगे, 1 2 3 4, भाई चारों में ऐसे ही होगा ना, तो होल 4 लिख दिया मैंने। फिर नीचे की तरफ भी क्या है, CH2OH है, तो ये भी क्या करोगे यहाँ पे, पहले CH2 का CH2 लिख दो, OH की जगह पे OAC लगा दो, ठीक है। तो 5 अपने पास एसिटिक समूह यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। इसका क्या नाम पड़ेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज तो है ही, पेंटा एसीटेट मतलब 5 ऐसी समूह यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब अपने पास आ जाओ यहाँ पे Br2 प्लस H2O, ये अपने पास थोड़ा दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो ये क्या करता है, ऊपर वाले CHO को COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो ऊपर तो हो जाएगा COH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH, इस जगह पे आ जाएगा H, यहाँ OH, यहाँ पे H, और ये हो जाएगा CH2OH। तो ऊपर COH लगा है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं। और अगर HNO3 के साथ करा दो, तो HNO3 अपने पास एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर देगा, अपने पास COH लगा देगा। तो अपने पास ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा COH, नीचे भी क्या हो जाएगा COH, 1 2 3 4, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ आ जाएगा अपने पास H, इस जगह OH,
यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पे H। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेरिक अम्ल। ठीक है, सेकेरिक अम्ल, या फिर इसको बोलते हैं ग्लूचारिक अम्ल। तो ये हो गया अपने पास, समझ में आ गई। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं से अपन को क्या पता चलता है वो बताते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये कैसे पता चला कि पहले वाले कार्बन पे अपने पास एल्डिहाइड है या फिर ग्लूकोज अपने पास एक एल्डोज होता है। ठीक है, यानी एल्डिहाइड समूह होता है। इस बात की पुष्टि कैसे होती है, तो अपने पास चाहो तो पहले अभिक्रिया से देख लो। HCN होता है ना, वो एल्डिहाइड से क्या होता है, अभिक्रिया करता है। तो एल्डिहाइड से अभिक्रिया करने के बाद अपने पास जो यहाँ पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना, ये अभिक्रिया हो गई। तो अपन को पता चला कि भाई हाँ, इसके अंदर एक एल्डिहाइड समूह तो है। ठीक है, यानी 1 मोल ये ले लो और 1 मोल HCN, तो ये दोनों ने अभिक्रिया कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास एक एल्डिहाइड समूह है, क्या है, ग्लूकोज में उपस्थित है। फिर अपने पास ऐसे कैसे पता चला कि अपने पास 6 कार्बन है और 6 के 6 क्या है, सीधा अपने पास एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, एक सीध में जुड़े हुए। तो इसका पता चला अपने पास इससे, जब अपने HI और लाल फॉस्फोरस से अभिक्रिया कराई तो ग्लूकोज से N-हेक्सेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पता चला कि 6 कार्बन है और 6 के 6 क्या एक दूसरे से सीधी रेखा के अंदर जुड़े हुए हैं। फिर NH2OH भी यही बताता है, ऊपर अपने पास CHO यानी एल्डिहाइड समूह है। फिर आता है ACOAC से अभिक्रिया हुई, तो इससे अपन को क्या पता चला, ACOAC से अपने पास बना क्या, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ठीक है, और ये केवल OH के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब अपन ने 1 मोल तो लिया ग्लूकोज और यहाँ पे 5 मोल अपन ने लिए ACOAC के, तब अभिक्रिया संपन्न हुई। तो अपन ने कह दिया कि ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 OH क्या है अपने पास यहाँ पे है, तो 5 हाइड्रोक्सी समूह है। इस बात की पुष्टि होती है इस अभिक्रिया से। Br2 + H2O से अपने पास ये पुष्टि होती है कि यहाँ पे CHO है, और इससे भी अपने पास क्या होता है, यहाँ COH में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाला भी COH में कन्वर्ट हो गया। तो इससे अपन को ये पता चला कि 1 नंबर कार्बन पे तो क्या होगा, एल्डिहाइड, और 2 वाले पे अपने पास CH2OH है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे पता लगा। तो इसमें सब चीज़ों को साथ में मिला के और फिशर ने अपनी इस संरचना को दिया। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में पूरा अध्ययन करवा दिया। अब चलेंगे अपने पास से चक्रीय संरचना की तरफ, या फिर हावर्थ जो संरचना होती है ग्लूकोज की, उसकी तरफ चलेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे चक्रीय संरचनाओं के बारे में, जो कि अब अपने चलेगी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फिर अपन स्टार्च की पढ़ेंगे, सेलुलोज की पढ़ेंगे। तो इन सब की अपन को चक्रीय संरचना पढ़नी है, जो कि एकदम ईजी है। अगर कंसेप्ट पकड़ लिया ना आपने, तो आप भी खुद भी बनाने लग जाओगे संरचनाएं, कोई सी भी अगर आपको दे दे। सबसे पहली बात यह, चक्रीय संरचना के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि चक्रीय संरचना क्यों बनानी पड़ी। तो चक्रीय संरचना बनाने के लिए देखो, ये आप तीनों के तीनों जो आपको पॉइंट तभी समझ में आएंगे जब आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरा हो जाए। ठीक है, और जब अपन वहां पे पढ़ेंगे तभी इन परीक्षणों को पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाने लग गए तो अपने पास टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आप बस डायरेक्ट ध्यान में रखो कि ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो परीक्षण होता है वो नहीं देता है। ठीक है, दूसरा ये कि सीफ परीक्षण भी नहीं देता है, और पेंटा एसीटेट NH2OH, ठीक है, NH2OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस वजह से अपने पास यहाँ पे फिर पता लगा। देखो, फिशर ने बहुत बढ़िया काम किया। चक्रीय उन्होंने संरचना तो नहीं दी, हालांकि एक उनसे चूक रह गई। उन्होंने सीधी रेखा का अपने पास क्या किया, अपने पास संरचना दी थी फिशर ने। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने एक संरचना दे दी ग्लूकोज की। पर बाद में पता चला कि ग्लूकोज की संरचना सीधी नहीं है, चक्रीय संरचना है, और उसके अपने पास ये क्या होते हैं, इनके सबूत होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब अपने यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से। तो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना अपने पास है, ठीक है, वो कैसे आप बनाओगे। अभी मैंने बताया कि ये C डबल बॉन्ड O, ये H होगा। उसके बाद आप यहाँ पे 4 कार्बन ऐसे लगा दो, और लास्ट कार्बन हो जाएगा CH2OH। फिर आप यहाँ पे लगाते हो OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, और इस जगह पे क्या आता है OH, और इधर H आता है। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट पे यानी जो D अपने पास फॉर्म होती है, इसमें आपको क्या करना है कि ये अपने पास होगा O और H में, ये प्लस, ये इस पे माइनस लगा दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने पास पाई बंद अपने ऊपर उतार लेगा, तो माइनस, और इस पे आएगा प्लस। तो H प्लस तो उठ के इसके पास आ जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन के साथ बंद बना लेगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अपने पास बनेगा ये कार्बन हो गया,
इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा अपने पास क्या H, और अपने पास ये हो गए इसके बंद, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH, ये H, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, इधर H हो जाएगा और ऑक्सीजन अपने पास क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे ऐसे बंद बना लेगा और नीचे अपने पास पड़ा रहेगा CH2OH। अब इसकी दो संरचनाएं अपने पास पॉसिबल है, कौन कौन सी, ये मैंने कार्बन लगा दिया यहाँ पे, हो सकता है कि OH अपने पास क्या हो, राइट साइड में हो, ठीक है, तो ये संरचना अपने पास बैठेगी, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे संरचना इसकी बैठती है, ये हो जाएगा अपने पास H, और इधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ बंद बना लेगा और ये हो गया CH2OH। या फिर अपने पास हो सकता है कि OH आ जाए लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाकी अपने पास संरचना वही रहेगी, OH H H OH OH H, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा H, और ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इसके साथ बंद बना लेगा और यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या, CH2OH। तो इस संरचना को तो बोलते हैं अपने पास अल्फा संरचना, इसको बोलते हैं बीटा संरचना। समझ में आ गई, इसको अल्फा बोल दिया, उसको बीटा बोल दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है अपने पास अल्फा प्लस, और इसमें भी प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा D, यहाँ पर भी D आएगा, और बाद में नाम पड़ जाता है इसका क्या, ग्लूको, ठीक है, पाइरेनोज, और ऐसे भी इसका नाम पड़ जाएगा क्या, ग्लूको पाइरेनोज, ठीक है, तो इसका नाम पड़ता है अल्फा प्लस D ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोपाइरेनोज, और ये बीटा प्लस D ग्लूकोपाइरेनोज। तो दो अपने पास होते हैं, अगर OH राइट साइड में है तो अल्फा, अगर OH अपने पास है लेफ्ट साइड में है तो बीटा नाम आएगा। समझ में आ गई। और प्लस क्यों दर्शाया, क्योंकि ये क्या होता है अपने पास PPL को क्या करता है, अपने पास घड़ी की दिशा में घुमाता है। D अपने पास क्या दर्शाएगा कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ पे था, राइट साइड में था, ठीक है। ग्लूको का मतलब हो गया अपने पास ग्लूकोज हो गया, पाइरेनोज क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब इसकी अपन पढ़ते हैं क्या, हावर्त संरचना, ठीक है, हावर्त संरचना यानी जो चक्रीय संरचना है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो एक चक्कर बन रहा है, यहाँ पे ये एक चक्कर बन गया ना, और ऐसे वहाँ पे भी एक चक्कर है, और इस चक्कर के अंदर कितने मेंबर है टोटल, एक कार्बन ये 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6, ठीक है, तो 6 हो गया, और एक ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे है, तो ये मैंने कह दिया ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये अपने पास यहाँ पे क्या है 5 कार्बन है, तो 6 मेंबर की रिंग हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सदस्य हैं। ये अपने पास पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन है। पहला कार्बन अपने पास यहाँ से होगा शुरू, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन कहाँ है मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पूरी की पूरी रिंग क्या है, एक ही समतल में है, ठीक है, एक ही समतल में है। और बाकी मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे जो आपके ये समूह है जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो समूह जुड़े हुए हैं और ये जो बंद है, इस बंद को आप क्या करोगे, क्षैतिज में लगा दो ऐसे, ठीक है, ऐसे लगानी है इस टाइप से, ठीक है। और एक ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ट्रिक क्या होगी अपने पास, लूर्न, ट्रिक क्या होगी, लूर्न। लूर्न का मतलब क्या है, जो लेफ्ट में है वो ऊपर रहेगा, जो राइट में है वो क्या होगा, नीचे रहेगा। जैसे सबसे पहले कार्बन पे देखो OH अपने पास कहाँ है, राइट साइड में, राइट में है तो नीचे रहेगा, इसका मतलब OH पहले कार्बन पे क्या होगा, नीचे आएगा, H ऊपर रहेगा। दूसरे में भी क्या है, OH राइट साइड में, तो दूसरे में भी OH नीचे रहेगा, H ऊपर रहेगा। तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में, तो ऊपर रखो उसको, तो OH ऊपर, H नीचे। फिर अपने पास यहाँ पे आ जाओ चौथे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे OH कहाँ है अपने पास, राइट साइड में, तो ये नीचे रहेगा OH और H। उसके बाद पांचवें कार्बन पे एक H है और एक CH2OH है। अब CH2OH है वो भारी है तो इसलिए इसको ऊपर रखो, CH2OH हो जाएगा और नीचे H हो जाएगा, ताकि रिंग स्टेबल रह जाए। अगर बड़ा समूह नीचे होगा तो वो उसको खींच लेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, चक्र अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पे क्या, अल्फा, ठीक है। और बीटा के लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे सीधा बता देता हूँ, जैसी संरचना आपने बनाई थी सेम वैसी की वैसी बना दो, ठीक है, जैसी आपने संरचना बनाई है सेम वैसी की वैसी यहाँ पे संरचना बना दो। बस पहले कार्बन को फ्लिप कर दो, ऐसे OH है वो ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, तो OH ऊपर H नीचे, बाकी संरचना सेम ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी संरचना आपके यहाँ पे क्या होगी, सेम ही रहेगी, CH2OH ऊपर, H नीचे की तरफ रहेगा। समझ में आ गई बात है। ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास है बीटा।
समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को क्या करनी है, अल्फा और इसकी बीटा संरचना बनानी है। यहाँ OH ऊपर क्यों रखा था, क्योंकि OH लेफ्ट में है तो ऊपर, तो ये अपने पास ऊपर हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गई इसकी अल्फा संरचना, वो हो गई उसकी बीटा संरचना। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, वो बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसको क्या नाम जैसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसको क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, और उसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। शॉर्ट में इसके नाम है ये, बाकी पूरा नाम तो इसका कैसे आएगा, अल्फा पॉजिटिव डी ग्लूकोपाइरानोज और इसका बीटा प्लस डी ग्लूकोपाइरानोज। देखो पाइरानोज क्यों बोलते हैं, पाइरोन, देखो पाइरान एक रिंग होती है, ठीक है, पाइरान एक क्या होती है, रिंग होती है। पाइरान अपने पास ये होता है, देखो ये बेंजीन हो गया और छठे कार्बन पे ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली ऐसे बंद होते हैं, द्विबंध होते हैं। तो ये अपने पास क्या होती है, पाइरान की एक रिंग होती है जो कि इससे एकदम मैच खा रही है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पाइरानोज बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अल्फा और बीटा अपने पास संरचना होगी ग्लूकोज की। अब अपन पढ़ेंगे किसका, फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, तो देखो फ्रक्टोज अपने पास यहाँ पे इसकी संरचना आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो फ्रक्टोज की संरचना कैसे बनाई जाती है उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। देखो फ्रक्टोज का भी जो अपने पास है आणविक सूत्र होता है वो भी यही होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, इनको बनाने के तरीके भी देखो लगभग आपके मिल जाएंगे, जैसे C12H22O11। ठीक है, और इसमें आप क्या कर दो, इसका अम्लीय जलीय अपघटन कर दो, तो यहाँ पे C6H12O6 यानी एक ग्लूकोज बनता है और एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है, फ्रक्टोज बनता है। समझ में आ गई बात ये। और एक अपने पास यहाँ पे ग्लूकोज बनाने का एक एकदम एडवांस तरीका भी है, जैसे कि अपने पास C6, ठीक है, H10O5, ये यहाँ पे मैंने N लगा दिया। N का मान अलग अलग हो सकता है, इसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और स्टार्च में अगर आप यहाँ पे जलीय अपघटन करा दो और थोड़ा बहुत अम्ल डाल दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, केवल ग्लूकोज बनता है। तो ये आपको यहाँ पे विरचन विधि हो गई, मैंने बता दिया आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाने के तरीके हैं, ये चीज़ है। अब देखो फ्रक्टोज का भी सूत्र यही होता है। फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये अपने पास पहले कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे CH2OH होगा। ठीक है, दूसरे कार्बन पे अपने पास यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आगे चलेगी रिंग, यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है अपने पास, तो कीटोन है ये। और बाकी आपको क्या करना है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, छठे कार्बन पे CH2OH होगा। ठीक है, बाकी सेम ही है जैसे ग्लूकोज में था, OHH, यहाँ OHH, और यहाँ क्या हो जाएगा, HOH। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे आपको यहाँ पे बनाना है। ये हो गई फ्रक्टोज की संरचना। और कौन सी संरचना है ये फिशर संरचना है, ध्यान रखना। ये अपने पास क्या है, फिशर संरचना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कीटोन है, ठीक है, और 6 कार्बन है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कीटो एक्सोज। ठीक है, तो 6 कार्बन और कीटोन समूह इसके अंदर उपस्थित है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कीटो एक्सोज। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसकी चक्रीय संरचना बनानी है, तो क्या होता है, देखो वही काम करना है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो इस जगह पे अपने पास क्या होगा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये H+ क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर देगा या फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये माइनस वाला क्या करेगा, इसके साथ बंध बना लेगा इस कार्बन के साथ। तो अपने पास संरचना ऐसी बनेगी, CH2OH, ये कार्बन, ठीक है, इधर अपने पास H है, इधर OH है, इधर OH, इधर H, और यहाँ पे H हो गया, और इधर से अपने पास O क्या हो जाएगा, इसके साथ बंध बना लेगा। ठीक है, और साथ में इस जगह पे OH अपने पास अटैच्ड है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई इसकी चक्रीय संरचना। इसमें 2 अपने पास पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या रहेगी, देखो ये अपने पास कार्बन है, या तो OH क्या होगा, राइट साइड में होगा, और CH2OH क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो अपने पास यहाँ पे कैसी संरचना बैठेगी, यहाँ हो जाएगा अपने पास दूसरे कार्बन पे, इस जगह पे तो हो जाएगा OH आ जाएगा। अच्छा OH तो मैंने यहाँ पे लगा ही दिया ना, बाकी तो सेम ही रहना है, H OH, इधर OH, इधर H आएगा, और इधर अपने पास H, और O अपने पास क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये हो गया CH2OH। ठीक है,
और या फिर अपने पास क्या हो सकता है, OH होगा वो लेफ्ट साइड में हो जाए और बाकी संरचना अपने पास सेम ही रहनी है, H OH OH H, और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद बना लेगा तो CH2OH। तो अगर OH राइट साइड में है तो इसको अल्फा अपने बोल देंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, OH होगा वो लेफ्ट साइड में है तो इसको बीटा बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसको अल्फा, इसको अल्फा बोल दिया क्योंकि OH अपने पास क्या है यहाँ पे राइट साइड में, वहाँ OH लेफ्ट में है तो इसको बीटा नाम दे दिया। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये नेगेटिव में आएंगे, यानी PPL अपने पास होगी, उसको ये क्या करते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त में। अब यहाँ पे अगर बात करें तो D इनमें भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH क्या है, राइट साइड में, राइट साइड में होता है तो अपन क्या लगाते हैं, D लगाएंगे। और यहाँ पे नाम आ जाएगा अपने पास फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, क्या नाम आएगा, फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये अपने पास हो गया फ्यूरानोज, फ्यूरा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऐसे इसमें नाम आ जाएगा फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, तो ये अपने पास इसके नाम हो गए। अब आ जाओ इसकी आवर्त संरचना पे। ठीक है, आवर्त संरचना तो ग्लूकोज की अपन ने पढ़ी थी, वैसे इसमें हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी लूर्ण, लेफ्ट वाले को ऊपर रखो, राइट वाले को नीचे रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक चक्कर बन रहा है और एक चक्कर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखो इस चक्कर में कितने अपने पास मेंबर है, 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन है। ऐसे इसमें 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन है। तो 5 रिंग 5 कार्बन 5 समूहों की अपन को क्या करनी है, यहाँ पे रिंग बनानी है और एक ऑक्सीजन रखना है। तो ये रिंग अपने पास क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगी, रिंग, ऐसी रिंग बनेगी अपने पास। तो ये चीज़ होगी अपने पास। तो ये एक प्लेन में होगा और बाकी अपने पास क्या करना है, यहाँ पे ये इसके बंद हो गए क्षैतिज में। समझ में आ गई बात ये। अब आपको क्या करना है, पहले कार्बन देखो ये अपने पास है क्या, पहला कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, देखो CH2OH है और ये अपने पास क्या है, OH है। OH यहाँ पे अपने पास कहाँ पे है, राइट साइड में, तो ये नीचे रहेगा, यानी OH आएगा यहाँ पे और ऊपर रहेगा अपने पास क्या, CH2OH। तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। तीसरे कार्बन पे देखो OH अपने पास लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में तो ऊपर रहेगा, तो OH अपने पास ऊपर हो गया, H आ जाएगा नीचे। फिर तीसरे चौथे कार्बन पे देखो OH क्या है अपने पास, राइट साइड में, राइट में है तो ये अपने पास आ जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा H, और बाकी तो ये अपने पास CH2OH और ये H। तो दूसरा कार्बन ये था, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। समझ में आ गई बात ये। अब आपको यहाँ पे अगर बीटा बनाना है तो बीटा के लिए आप क्या कर दो, पहले वाले को फ्लिप कर दो, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास OH, नीचे आ जाएगा CH2OH। यहाँ OH होएगा, बाकी तो सब सेम ही रखना है इसमें आपको, HOH CH2OH, यहाँ H आएगा। समझ में आ गई। तो सेम के सेम स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। और शॉर्ट में अगर इसका नाम देखो तो इसका नाम पड़ता है अपने पास अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, और ऐसे इसका नाम पड़ता है अपने पास बीटा डी फ्रक्टोज। ये इसमें शॉर्ट में आप नाम लिख सकते हो, बाकी इसके फुल नाम तो यहाँ पे फ्यूरानोज क्या होता है, देखो फ्यूरान एक अपने पास क्या होता है, फ्यूरान नाम की एक रिंग होती है, जो कि रिंग अपने पास क्या होती है, कुछ ऐसी रहती है। ठीक है, इस टाइप की रिंग होती है, तो इसको बोलते हैं फ्यूरान। तो फ्यूरान जैसी रिंग है तो इस वजह से अपने इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज बोलते हैं। तो ये अपने पास हो गया फ्रक्टोज के चक्रीय संरचना। अब आपको क्या करना है, देखो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, 4 संरचना घोल के पी जाओ, बाकी सारी संरचना अपने आप हो जाएगी। ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा कैसे हो जाएगी। देखो जनरल आपको क्या करना है, बस अल्फा डी ग्लूकोज की और अल्फा डी फ्रक्टोज की, इन दो की संरचना आप ध्यान में रख लो। ठीक है, इन दो की संरचना अगर आप ध्यान में रखोगे तो बीटा वाली तो अपने आप ही हो जाएगी। पहले वाले कार्बन को क्या करना है, बस फ्लिप करना है तो बीटा बन जाएगा बस। ठीक है, तो इन 4 मैं कह रहा हूँ, ये 4 संरचना आपके तैयार हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं आप रटो, आप पहले ये चक्रीय, ये जो आपके चक्रीय बनाने से पहले आप ये इसकी रेखीय संरचना बना के बाद में अल्फा और बीटा को देख के लूर्ण के हिसाब से इनकी चक्रीय संरचना बना लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गएंगे, 4-5 मिनट लगेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको क्या करना है, अल्फा डी, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी और बीटा डी अपने पास फ्रक्टोज, ये आपके क्या होनी चाहिए, 4 संरचना तैयार होगी, तभी आप आगे के क्या कर पाओगे, सुक्रोज,
ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज वगैरह हो गए, ठीक है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, तभी आप ये बना सकते हो, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो पहले इन 4 संरचना को आप एकदम घोल के पी जाओ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको पहले। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे चक्रीय संरचनाओं के बारे में, किसकी? सुक्रोज की, माल्टोज की और लैक्टोज की। और ये क्या होते हैं, मैंने कहा था कि इनको जल में डालने पे अपने पास क्या होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ देंगे। तो ये 2 वो मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ हैं। जब ये दोनों जुड़ जाएंगी तब अपने पास डाइसेकेराइड तैयार हो जाएगा। देखो एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र आपने पढ़ा होगा, C12H22O11। ये क्या होता है, सुक्रोज का सूत्र होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, ये किससे मिलके बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है। तो ये आपने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बना ली। और अल्फा डी ग्लूकोज में अपने पास क्या होता है, OH होता है। वो कहाँ होता है अपने पास, राइट साइड में होता है। राइट साइड में होगा तो नीचे आएगा और OH नीचे है, ठीक है। तो ये अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना होगी। बीटा डी फ्रक्टोज में अपने पास क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोज OH राइट साइड में होता है तो अपने पास नीचे आता है, लेफ्ट में होगा तो अपने पास ऊपर आएगा और ऊपर ही है, ठीक है। इसका मतलब अपने पास संरचना एकदम सही है। अब इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, जल का अणु निकाल कर आपको यहाँ पे बंध बनाना है। जल का अणु निकाल कर, देखो बायोमोलिक्यूल जो अपने पास है, जैव जो अणु है, इसमें जितने भी बंध बनते हैं ना, वो सारे H2O निकाल के ही बनते हैं। और ग्लूकोज के यहाँ पे ये केस में जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें क्या होता है, OH, ठीक है, और OH से, इनसे क्या होता है अपने पास है H2O का अणु निकलेगा। समझ में आ गई बात ये। और ग्लाइकोसिडी यहाँ पे क्या होता है अपने पास है, ग्लाइकोसाइडी जो बंध बनता है, देखो कैसे, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने H2O निकाल दिया। तो H2O निकालने के बाद अपने पास कैसी संरचना बतेगी बताओ, ये हो गया, ठीक है। और इधर अपने पास क्या हो जाएगा, यह संरचना यहाँ तो देखो आएगी नहीं, देखो यहाँ बना लेते हैं। ये अपने पास O हो गया, ठीक है, ये, और इस जगह पे मैंने ये कर दिया H हो गया। देखो OH और यहाँ से S निकल गया तो O बचा है, ये मैंने O लगा दिया, ठीक है। और इधर से मैंने क्या कर दिया, ये फ्यूरान की जो रिंग है वो मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। और इधर मैंने क्या लगा दिया, CH2OH। बस ऐसे जोड़ना है। ये किसकी संरचना हो जाएगी, बाकी बंद जैसे बनाए हैं वैसे के वैसे बनाने हैं, ठीक है। और कुछ इसमें चेंज नहीं करना, तो ये सुक्रोज की संरचना तैयार हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपके बंद बनाए, इस बंद को आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ से OH किस से निकला है, पहले वाले कार्बन से, C1 से। और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन से। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे C1C2, ठीक है, ग्लाइकोसाइडी बंद, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास C1C2 ग्लाइकोसाइडी बंद का निर्माण होगा, ठीक है। टोटल अपने पास अगर देखो तो ग्लूकोज का अपने पास क्या होता था, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी क्या होता है, C6H12O6। मिला दो, कार्बन 6 कितने हो जाएंगे, 12 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24, और 6 ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इसमें से अपन ने H2O निकाल दिया तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, तो C12, 2 अपन कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और 12 में से अपने पास 1 ऑक्सीजन घटा दो तो O11, तो C12H22O11। ये देख लो, समझ में आ गई बात ये चीज़ है। अब आ जाओ माल्टोज पे। माल्टोज अपने पास क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा भी क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इनके संयोजन से अपने पास ये बनेगा। कैसे बनेगा वो आप देखो, इन दोनों को साथ में मिलाना है, मिलाएंगे भी कैसे, बंद, और उसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पे H2O निकालना है। तो यहाँ से अपने पास जल का अणु निकाल दो, ठीक है। तो कैसे अपने पास यहाँ पे संरचना रहेगी, ये ऑक्सीजन है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पे अणु बना लो इसका, ठीक है, ऐसे करना है। तो ऊपर H है, यहाँ H है, और इन दो के बीच में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बंद बना लेगा, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए। इस बंद को आप क्या बोलोगे बताओ, इसका पहला कार्बन है और इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन है, तो ये हो जाएगा C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंद। बाकी आपको सारे के सारे बंद H2H रखने। लैक्टोज में आ जाओ। लैक्टोज अपने पास किससे बनता है, लैक्टोज अपने पास बनता है बीटा डी, ये हो जाएगा अपने पास गैलेक्टोज, ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज, इनके संयोजन से बनता है, ठीक है। तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के
संयोजन से अपने पास क्या होता है, लैक्टोज बनता है। देखो आपको क्या करना है ये बताते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज क्या होता है। पहले देखो आपको क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज बना लो, ठीक है। बीटा डी में क्या होगा अपने पास है जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट में होगा तो अपने पास कहाँ रहेगा, LU यानी ऊपर रहेगा, तो OH मैंने ऊपर लगा दिया, बाकी आपकी ग्लूकोज की संरचना हो गई है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, सेम की सेम संरचना यहाँ कॉपी कर दो, ये OH ये H है, बाकी सारी की सारी संरचना आपको सेम ही रखनी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चौथा कार्बन है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे कार्बन को घुमा दो तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, बस इसी को ही क्या बोलते हो, बीटा डी गैलेक्टोज बोलते हो। समझ में आ गई बात, ये इसी को ही बीटा डी अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, गैलेक्टोज बोल देंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे, यहाँ पे H2O का अणु निकाल दो, तो यहाँ अपने पास OH से निकलता है ना, तो कैसे निकाल दोगे, यहाँ से ऐसे निकाल दो, ये H2O अपने पास बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा अपने पास संरचना में, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और एक अपने पास ऐसे यहाँ पे क्या कर देंगे, ये ऐसे एक रिंग बना दो अपने पास है, ठीक है, ये H ऊपर है ये H नीचे है, और इन दो के मध्य अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऐसे बंध बन जाएगा। और यहाँ पर भी अपने पास क्या है, देखो पहला कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में बना है, तो C1 C4 यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडी बंध, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई सुक्रोज की, माल्टोज की और लैक्टोज की संरचनाएं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये किससे बना, ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, और लैक्टोज किससे बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी अपने पास यहाँ पे क्या, ग्लूकोज है। बस बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन घुमा दो, गैलेक्टोज तैयार हो जाएगा यार, ठीक है। तो अपने को बस ऐसे बनाना है। तो मैंने कहा था ना, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना याद में रख लो, बाकी अपने आप हो जाएगी। देखो हो रही है ना, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, ठीक है। तो स्टार्च अपने पास क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है अपने पास है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन, ठीक है। एमिलोज अपने पास क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का रैखिक बहुलक होता है, यानी कि बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज को आप जोड़ते जाओ तो आपके पास एमिलोज बनेगा। समझ में आ गई। और अगर बहुत सारे अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज, देखो एमिलोपेक्टिन क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का साखित बहुलक होता है, यानी अपने पास ऐसे तो होगा ही और साथ में कुछ क्या होगी, शाखाएं भी निकलेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देखो एमिलोज, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज मैंने यहाँ पे लगा दिए और इनको अपने को साथ में जोड़ना है, ठीक है। बहुत सारे होंगे, ऐसे चलता ही जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, H2O निकालना है। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, ये H2O निकाल दिया, यहाँ से ये H2O निकाल दिया, तो अपने पास संरचना कैसी बनेगी बताओ। संरचना अपने पास कुछ ऐसी बन जाएगी, मतलब ये संरचना अपने पास है कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। इसको एक मिनट रुको। हाँ, तो इसमें देखो अब अपने पास ये कैसे जुड़ेंगे, ये ऊपर तो क्या है, सारी जगह पे HH है, ठीक है, और इनसे अपन ने H2O निकाल दिया, तो ऑक्सीजन अपने पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे अपन को क्या करना है, ऐसे बंद बनानी है, और यहाँ पर अपने पास क्या होगा, पहला कार्बन और यहाँ पे चौथा कार्बन, यानी C1 C4 क्या हो जाएगी, ग्लाइकोसाइडी, यहाँ पे अपने पास बंद बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, ऐसे जुड़ता जाएगा, तो ये किसका निर्माण करेगा, अपने पास है एमिलोज का अपने पास निर्माण करेगा। और बहुत सारे जोड़ दिए तो बहुलक हो गया, और रैखिक बहुलक क्यों बोला, क्योंकि एक ही रेखा में ये क्या होंगे, सारे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाओ एमिलोपेक्टिन पे। एमिलोपेक्टिन में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है, साखित बहुलक होता है, यानी जैसा अभी आपने किया था H2O तो यहाँ से निकालना है ये अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है, H2O तो निकालना ही है। तो अपने पास रैखिक संरचना तो होगी, पर छठे कार्बन पे अपने पास यहाँ पे क्या होगा, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, शाखा निकल जाएगी, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ऐसे यहाँ पे अपने पास OH यहाँ से H, ये खींच लो, तो अपने पास संरचना कैसी दिखेगी वो देखो। ये अपने पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, और इन दोनों के मध्य अपने पास क्या हो जाएगा, C1 C4 के मध्य यहाँ ऊपर HH रहेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, अपने पास ग्लाइकोसाइडी बंद बन जाएगा, ठीक है। और छठे कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे अपने पास क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग बन जाएगी, यानी यहाँ पर शाखा निकल जाएगी। और कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे अपने पास है CH2, ये O, और ये अपने पास क्या हो जाएगा ऊपर H, ठीक है, और इस जगह पे ऑक्सीजन रहेगा। तो ये अपने पास कुछ ऐसी संरचना यहाँ पे आपको दिखने लगेगी, ठीक है। और ऐसे ही अपने पास यहाँ पे कर दो, इस जगह पे भी क्या हो जाएगा CH2, ये O, और इधर अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन होगा बीच में। तो ऐसे ही अपने पास यहाँ पे संरचना दिखेगी। यानी कि अपने पास से रैखिक बहुलक तो होगा ही, पर छठे पे अपने पास क्या हो जाएगी, शाखा भी निकल जाएगी। तो उसको आप क्या बोलोगे, एमिलोपेक्टिन बोल दोगे। समझ में आ गई बात ये। तो एमिलोज क्या होता है, रैखिक बहुलक होता है। एमिलोपेक्टिन शाखित बहुलक होता है। स्टार्च के अंदर 15 से 20% क्या होता है अपने पास, एमिलोज होता है, और 80 से 85% अपने पास क्या होता है, एमिलोपेक्टिन होता है, ठीक है। ये एमिलोज जल में घुलनशील होते हैं, जबकि एमिलोपेक्टिन जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है, अघुलनशील होते हैं, क्योंकि ये अपने पास काफ़ी मतलब ये है कि एडवांस संरचना बना ली इन्होंने। तो एकदम क्लोजली यहाँ पे क्या होंगे, निबिड़ संकुलन बनेगा इनके बीच में अच्छा सा। तो इस वजह से ये क्या होते हैं अपने पास, जल में घुलनशील नहीं होते। C1C4 पे ग्लाइकोसाइड बंद बनेगा, और यहाँ पे C1C4 के साथ ग्लाइकोसाइड तो बंद बनेगा ही, पर साथ में छठे कार्बन पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाखा भी निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ किसकी, सेलुलोज की, ठीक है। तो सेलुलोज वाला थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, जो बीटा डी अपने पास ग्लूकोज है, ठीक है, जो अपने पास बीटा डी ग्लूकोज है, उन सबको आपस में जोड़ते जाओ। यानी बीटा डी ग्लूकोज का अपने पास क्या हो जाएगा, रैखिक बहुलक होगा, वो सेलुलोज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन को करवाना है। देखो जैसे कि अपने पास ये हो गया, ये अपने पास जैसे मान लो मैंने 2 बना लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे बहुत सारे आपने लेने हैं ऐसे, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज बनानी है। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, देखो ये HOH तो रहेगा ही, ठीक है, पर पहले कार्बन पे आपको क्या करना है, अल्फा वाले को घुमा दो, यानी OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, ठीक है, OH ऊपर H नीचे, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, अब H2O निकाल देना है। तो H2O निकाल दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर H2O निकाल दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसी संरचना बनेगी कि ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और भी अपने पास ऐसा हो जाएगा, ये H हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH से जुड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपके पास होगा, O है वो आगे से जुड़ता जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज का अपने पास रैखिक जो बहुलक होगा वो क्या कहलाएगा, सेलुलोज कहलाएगा। समझ में आ गई बात ये। फिर अपने पास यहाँ पे आता है कौन सा, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन अपने पास क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना हुआ संरचना होता है, पर बहुत ज़्यादा उसमें क्या होती है, शाखाएं निकली हुई होती है, तो उसकी संरचना अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और अपने जो अपने पास यहाँ पे पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उन प्लांट के अंदर अपने पास जो उनका भोजन जो एकत्रित रहता है, या भंडारण जो भोजन का होता है, वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और अपने अंदर जो भोजन का या फिर जो ग्लूकोज का जो अपने पास संग्रहण होता है, जो भंडारण होता है, वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन अपने मसल्स में और दिमाग में वगैरह यहाँ जाके स्टोर होते हैं, और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को तोड़ के और अपना ग्लूकोज बना के उससे ऊर्जा ले लेते हैं। समझ में आ गई बात ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए, देखो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, ठीक है, स्टार्च पढ़ लिया, अपने पास सेलुलोज पढ़ लिया, और ग्लाइकोजन के बारे में बात हो गई। अब अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण, जो अपने पास परीक्षण होते हैं, ठीक है, जो टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, अपनी पास इतनी है बस संरचना, ग्लूकोज फ्रक्टोज की याद रख लो, बाकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज की याद रख लो, बाकी अपने आप हो जाएगी। सुक्रोज में आपको क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज है, और यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो माल्टोज में अपने पास क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेंगे, ठीक है। लेक्टोज में अपने पास क्या होगा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी अपने पास ग्लूकोज जुड़ेंगे। फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे स्टार्च आ गया। स्टार्च में एमिलोज क्या होता है अपने पास, अल्फा डी ग्लूकोज का रैखिक होता है बहुलक, और ये शाखित बहुलक होता है, बस फर्क इतना ही है इसके अंदर। और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएंगे। बस हो गए अपने पास सारे कार्बोहाइड्रेट। तो अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण और जो टेस्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के
परीक्षणों की तरफ, यानी टेस्ट देखने हैं कार्बोहाइड्रेट के। सबसे पहला अपने पास टेस्ट दिया गया था किसके द्वारा, मोलिस परीक्षण। ठीक है, अब मोलिस परीक्षण थे, इन्होंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, अभिकर्मक जो इनका रहा वो था अल्फा नेप्थोल और एथिल एल्कोहल। ठीक है, अल्फा नेप्थोल अपने पास ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास है, अल्फा नेप्थोल होता है, और एथिल एल्कोहल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, CH3CH2OH, ये अपने पास क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। तो इनका ये अभिकर्मक है। अब आपको क्या करना है, इस अभिकर्मक के साथ आपको यहाँ पे H2SO4 और जो भी आपको पास कार्बोहाइड्रेट होगा वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब हो गई, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ये दोनों क्या करनी है, यहाँ पे मिक्स करके और इसको मिला देनी है। ठीक है, सारों को। अब ये अपने पास तरल पहला हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरा तरल हो जाएगा। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दो तरलों के मध्य अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक बैंगनी रंग की एक वलय तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास बैंगनी रंग की ये आप बोल सकते हो वलय या फिर चक्कर है, वो बन जाएगा। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट, अगर अपने पास कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, और इस टेस्ट से, मोलिस परीक्षण से आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो बैंगनी रंग की वलय बन जाएगी, अगर कोई दूसरा यौगिक हुआ तो अपने पास नहीं बनेगी। ठीक है, अगर अपने पास ये बैंगनी रंग का वलय बहुत क्या होता है, जल्दी बन जाए, ठीक है, तब तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे मोनोसेकेराइड होगा। क्या होगा, मोनोसेकेराइड होगा। और अगर अपने पास क्या है कि धीरे धीरे, ठीक है, यानी कि मंद अपने पास यहाँ पे क्या हो, ये वलय अगर बने तो अपने पास वहाँ पे क्या होगा, डाइसेकेराइड होगा या फिर पॉलीसेकेराइड होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर आ जाओ, दूसरा अपने पास टेस्ट है जो कि है सेलिवन-ऑफ परीक्षण। ये केवल कीटोस के लिए होता है। इसमें अभिकर्मक क्या होता है, रेजोर्सिनोल होता है और HCl होता है। रेजोर्सिनोल आपको पता होगा। ठीक है, 2 OH अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये क्या होता है, अपने पास रेजोर्सिनोल होता है। तो रेजोर्सिनोल और HCl इन दोनों को मिला दो, ये अभिकर्मक होते हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, कीटोज मिलाना है। तो कीटोज मिलाते ही अपने पास यहाँ पे क्या होता है, लाल चेरी रंग की, ठीक है, चेरी रंग के अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, प्रक्षेपण बन जाएंगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो यहाँ पे आपके पास लाल चेरी रंग के क्या बनेंगे, प्रक्षेपण बनेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर कीटोज होगा तभी बनेगा, अगर एल्डोज ले लिया ना तो अपने पास यहाँ पे नहीं बनेगा। यानी केवल कीटोज के लिए ही ये परीक्षण लगाया जाता है। समझ में आ गई बात ये। अगर अपने पास यहाँ पे एल्डोज होता है यानी एल्डिहाइड होता, तब अपने पास ऐसा कुछ नहीं होता, लाल चेरी रंग की पीपीटी नहीं बनती है। तो ये वाला आप यहाँ पे परीक्षण तब यूज में ले सकते हो जब आपको कीटोज और एल्डोज इन दोनों के मध्य अगर आपको टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो आप ये सेलिवन-ऑफ परीक्षण करवा सकते हो। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तीसरा होता है अपने पास बारफोइड परीक्षण होता है। बारफोइड परीक्षण में अपने पास अभिकर्मक क्या होता है, CuSO4 और CH3COH होता है। ये अपने लिए किसके लिए काम में लिया जाता है, ये अपने पास लिया जाता है अपचायित शर्करा के लिए। तो जो अपचायित शर्करा होती है ना, उसके लिए आप ये टेस्ट लगा सकते हो। अगर अपचायित शर्करा हो और आपने ये अभिकर्मक इसके अंदर मिला दिया तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास जो Cu+2 होता है ना, वो Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे Cu2O के अपने पास क्या हो जाएंगे, भूरे रंग के प्रक्षेपण मिलेंगे। अगर भूरे रंग के प्रक्षेपण मिल गए तो अपने पास अपचायी शर्करा होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपचायी और अनअपचायी शर्करा को डिफरेंस लाने के लिए, आप अंतर लाने के लिए ये वाला परीक्षण यूज में कर सकते हो। फिर आता है बेनेडिक्ट परीक्षण। ये भी अपने लिए किसके लिए यूज में होगा, ये भी आपके अपचायी शर्करा के लिए यूज में होता है। इसमें अभिकर्मक क्या होता है, अपने पास जलीय कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे होगा। एक बढ़िया बात यह कि अपचायी शर्करा का ये टेस्ट तो बताएगा ही, पर आपको ये क्या करता है, यहाँ पे शर्करा की जो मात्रा होती है उसके बारे में भी बता देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अगर अपने पास क्या हो, शर्करा नहीं हो, ठीक है, या फिर अपने पास क्या हो, थोड़ी शर्करा हो, शर्करा की मात्रा भी बताएगा। मध्यम शर्करा हो सकती है, ठीक है, या फिर अपने पास यहाँ पे क्या हो सकती है, दीर्घ शर्करा भी आपके पास यहाँ पे हो सकती है। तो ये आपके पास क्या होगी, शर्करा की मात्रा होगी, या तो होगी नहीं, या थोड़ी होगी, या मध्यम होगी, या दीर्घ शर्करा होगी। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये अपने शर्करा की मात्रा लिख दी। जैसे ही आप अब ये अभिकर्मक डालोगे ना तो अलग अलग प्रकार के रंग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो शर्करा नहीं होगी तब अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, तब अपने पास यहाँ पे आता है नीला रंग आएगा। ठीक है, और अगर छोटी शर्करा होगी तो अपने पास यहाँ पे हरा रंग आता है। ठीक है,
मध्यम होगी तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, नारंगी रंग आएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा नारंगी हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ईंट जैसा लाल जो रंग होगा वो अपने पास आ जाता है। देखो कितना बढ़िया है, ठीक है। शर्करा नहीं होगी तो नीला रंग, छोटी शर्करा होगी तो हरा रंग, मध्यम शर्करा होगी तो नारंगी रंग, और दीर्घ शर्करा होगी तो ईंट जैसा लाल रंग आएगा। समझ में आ गई ना बात ये। और अभिकर्मक जब ये डालोगे अपचायी शर्करा में, जब ये आप यहाँ पे अभिकर्मक डालोगे जलीय कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, तो आपके पास ये सारे रंग आ जाएंगे। समझ में आ गई। इसके लिए ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, बिल गेट्स, ठीक है, एंड ओबामा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल का मतलब हो गया नीला, ब्लू, ठीक है। हरा तो गेट से जी से अपने पास ग्रीन हो जाएगा यानी हरा हो गया, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और बामा का मतलब बी से अपने पास क्या होता है, ब्रिक होता है। ब्रिक यानी क्या होती है, ईंट होती है, तो ईंट जैसा लाल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास क्या हो गया, बेनेडिक्ट फ्रिक्शन हो गया। फिर अपने पास पांचवा टोलिन अभिकर्मक। टोलिन अभिकर्मक होता है अपने पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी AgNO3 प्लस NH4OH। जब आप ये क्या कर, देखो ये भी किसके लिए होता है, अपचायी शर्करा के लिए होता है। तो जब आप अपचायी शर्करा और ये मिक्स कर दोगे तो यहाँ क्या होता है, जो Ag प्लस होता है वो Ag में कन्वर्ट हो जाता है, यानी चांदी की जो अपने पास यहाँ पे प्रक्षेपण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे अगर अपचायी शर्करा हुई तो। समझ में आ गई बात ये। फिर अपने यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फेलिंग अभिकर्मक की। तो फेलिंग अभिकर्मक होता है अपने पास जलीय कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, ये भी किसके लिए होता है, अपचायी शर्करा के लिए। और अपचायी शर्करा में अगर ये आप फेलिंग अभिकर्मक मिला दोगे तो यहाँ पर भी वही होगा, Cu+2 Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में Cu2O में। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भूरे रंग की क्या हो जाएगी, प्रक्षेपण बैठ जाएगी, ठीक है, अगर अपने पास अपचायी शर्करा हुई तो। आयोडीन फ्रिक्शन, ये तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते ही आ रहे हो कि ये केवल किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए होता है, ठीक है, यानी मंड। तो स्टार्च या फिर जो मंड के अंदर अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, आयोडीन का विलयन मिला दो। क्या करना है यहाँ पे आपको, आयोडीन विलयन मिलाना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नीला, ठीक है, काला रंग आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्च के ऊपर दिख जाएगा। तो ये केवल स्टार्च के लिए होता है, और कोई अन्य अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो ये आयोडीन अपने पास फ्रिक्शन नहीं देता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है भाई। तो ये हो गए अपने पास सारे फ्रिक्शन। अब अपन स्टार्ट करेंगे अमीनो अम्लों से, ठीक है, और बाद में प्रोटीन पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अमीनो अम्लों से, और ये अपने पास कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, एमिनो अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है। देखो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, आपने नाम तो सुना होगा, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन कब बनता है, जब अपने पास बहुत सारे क्या होते हैं, एमिनो अम्ल साथ में जुड़ते हैं, तब अपने पास क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। समझ में आ गई। यानी कि प्रोटीन अपने पास, प्रोटीन का जो एकलक होता है ना, वो अपने पास क्या कहलाएगा। देखो प्रोटीन तो बहुलक है किसका, एमिनो अम्ल का। तो एमिनो अम्ल अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन का बहुलक, ये एकलक हो जाएगा। तो प्रोटीन का एकलक अपने पास क्या कहलाता है, यहाँ पे एमिनो अम्ल कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एमिनो अम्ल दिखते कैसे हैं, ये एक कार्बन है अपने पास, एक तरफ तो होगा अपने पास COOH, एक तरफ अपने पास यहाँ पे क्या होगा NH2, एक होगा H, और एक होगा अपने पास R समूह है, ठीक है। तो ये अपने पास किसकी संरचना हो गई, आपके पास एमिनो अम्ल की संरचना है। ये ध्यान रखोगे, एक तरफ COH, एक तरफ NH2, एक तरफ H, एक तरफ R। ये अपने पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास एमीन, ठीक है। तो ये एमीन समूह है, और एमीन समूह किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये हाइड्रोजन है और ये R है। कुछ कुछ क्या दिख रहा है आपको, CH4 का। तो CH4 का प्रतिस्थापित जो अपने पास यहाँ पे समूह है, और प्रोटीन का एकलक, उसे आपको अपन क्या बोल देंगे, एमिनो अम्ल बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे ज्विटराइन, ठीक है, ज्विटराइन। तो ज्विटराइन अपन को पढ़ना है, यहाँ पे देखो कैसे पढ़ना है। अगर मैं ये लिखूं NH2, ठीक है, CHRCOO-, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ से H+ निकाल दिया, अम्ल होते हैं वो H+ निकालते हैं। तो एक बार मैंने मान लो ऐसे लिख दिया कि COO- है। अब इसके अंदर मान लो मैंने क्या कर दिया, एक H+ जोड़ दिया,
ठीक है। अगर इसके अंदर H+ जोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, COO- के पास या NH2 के पास, बताओ। इसके पास नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अम्ल क्या होते हैं अपने पास H+ देते हैं, लेते थोड़ी हैं। तो यहाँ पे अपने पास इन दो में से एक बार के लिए इस समय पे क्या होगा, H+ पहले किसके पास जाना पसंद करेगा, इसके पास। जा तो इसके पास भी सकता है पर पहले इसके पास प्राथमिकता इसकी ज़्यादा है, क्योंकि क्षार अपने पास क्या होते हैं अम्ल के साथ, यानी H+ को ढूंढते हैं। तो यहाँ हो जाएगा NH3, ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया H, यहाँ हो जाएगा R, ये हो गया CO- और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 संयोजकता होगी। अब मान लो एक H+ और जोड़ दिया, तो अब तो कोई अपने पास यहाँ पे चांस ही नहीं है, तो कहाँ जुड़ेगा अपने पास, यहीं जुड़ जाएगा COH, इसके ऊपर प्लस है। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया एमिनो अम्ल का ऋणायन रूप, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, अमीनो अम्ल का, ये अपने पास क्या हो जाएगा, धनात्मक रूप हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, धनात्मक रूप हो गया। और इसमें देखो अपने पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये अपने पास उदासीन रूप होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ज्विट्राइन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोल देंगे, ज्विट्राइन। तो ज्विट्राइन अपने पास क्या होता है, कोई भी एक ऐसा यौगिक जिसके अंदर दो अपने पास क्या हो, क्रियात्मक समूह हो, एक क्रियात्मक समूह पे माइनस और एक पे प्लस आवेश होगा, तो वो अपने पास यौगिक क्या कहलाएगा, ज्विट्राइन कहलाएगा। समझ में आ गई बात ये। दाएं से बाएं चल रहे हो तो H+ की सांद्रता बढ़ रही है, देखो यहाँ H+ मैं जोड़ रहा हूँ ना, तो H+ जोड़ रहे हो तो दाएं से बाएं जा रहे हो तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बाएं से दाएं जा रहे हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ की सांद्रता बढ़ रही है। H+ की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होगा, pH कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई pH का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, माइनस का log/10 H+ की सांद्रता होती है। H+ की सांद्रता बढ़ेगी तो माइनस में इसका मान बढ़ेगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा मान। तो pH अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। अब pH अगर घटेगा तो सबसे कम अपने पास pH किसका होगा, ज्यादा किसका होगा, ठीक है। pH यहाँ से घट रहा है ना इधर की तरफ जाने पे, इसका मतलब ऋणायन जो रूप है इसका अपने पास क्या होगा, pH अधिक होगा, ठीक है। इसका pH अपने पास मध्यावर्ती में रहेगा, तो मध्य pH हो गया। और इसका अपने पास सर्वाधिक pH होगा, ठीक है। तो इसका pH अपने पास क्या हो जाएगा, अधिक होगा, सॉरी न्यूनतम रहेगा, अधिकतम तो किसका हो गया अपने पास, इसका हो गया, क्योंकि pH घट रहा है ना, तो सबसे कम उसका हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया अपने पास ज्विट्राइन। अब अपन पढ़ते हैं अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। सबसे पहला तो अपने पास होता है COH, ठीक है, और NH2 की अपेक्षित स्थिति के आधार पर, ठीक है। देखो अगर अपने पास यहाँ पे क्या हो कि ये COH है और COH के बगल वाले कार्बन पे अगर NH2 समूह उपस्थित है, ठीक है, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो COH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा पे अगर अपने पास क्या है, यहाँ पे एमिनो अम्ल है, तो इसको अपन बोलते हैं अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है। अगर अल्फा स्थिति पे अगर अपने पास एमीन समूह है तो उसको आप क्या बोल दोगे, अल्फा एमिनो अम्ल बोल दोगे। और अगर अपने पास यहाँ पे COOH के बगल वाले कार्बन पे अगर अपने पास यहाँ पे क्या हो, NH2 समूह है उपस्थित हो, COH के बगल वाले कार्बन पे अगर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं अल्फा। COH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, और बीटा से अगर एमिनो अपने पास जुड़ा हुआ है, ठीक है, अमीन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल देंगे बीटा एमिनो अम्ल। समझ में आ गई बात ये। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये COH है, बगल वाले कार्बन पे अगर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये COH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, गामा एमिनो अम्ल। सॉरी गामा क्या, यहाँ पे गामा का ये नहीं होता, डेल्टा होता है ये तो गामा एमिनो अम्ल। और अगर अपने पास यहाँ पे COH के बगल यहाँ पे अगर NH2 जुड़ा हुआ है, तो COH जिस कार्बन में जुड़ा हुआ अल्फा, ये बीटा, ये अपने पास गामा, और गामा के बगल वाला क्या होगा अपने पास, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, डेल्टा एमिनो अम्ल, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई COH और NH2 के अपेक्षित स्थिति के आधार पे। दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है वो अपने पास किया जाता है R समूह के आधार पर, ठीक है, R समूह के आधार पर। अब इस आधार पे अपने पास क्या होते हैं, तीन यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक तो यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय एमिनो अम्ल। एक होता है अपने पास क्या, क्षारीय एमिनो अम्ल।
एक होता है अपने पास उदासीन एमिनो अम्ल। देखो उदासीन एमिनो अम्ल में क्या होगा कि CH, यहाँ COH होगा, यहाँ NH2 होगा और इस जगह पे क्या होगा R समूह होगा। R समूह के अंदर अपने पास NH2 नहीं होना चाहिए, ना ही COH होना चाहिए। ठीक है, R समूह के अंदर NH2 और COH दोनों ही ना हो तो ये अपने पास अम्लीय, ये क्षारीय, तो ओवरऑल अपने पास क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिसके अंदर R समूह में ना तो NH2 समूह हो ना ही COH समूह हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उदासीन एमिनो अम्ल बोल देंगे। अम्लीय एमिनो अम्ल का क्या मतलब होगा कि CH, COH और NH2, यहाँ मान लो मैंने क्या कर दिया CH2 और यहाँ मान लो मैंने क्या कर दिया COH लगा दिया। ठीक है, तो अगर अपने पास R समूह में COH है तो 2 COH हो गए और 1 NH2 हो गया, तो ज़्यादा ओवरऑल अपने पास क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति आ गई, तो इसको अपन बोल देंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। और अगर अपने पास CH, COH, यहाँ मान लो NH2 है और यहाँ CH2, यहाँ मान लो मैंने NH2 लगा दिया, तो अगर R समूह में NH2 है तो 2 NH2 समूह हो गए। ठीक है, और एक अपने पास अम्लीय का है, तो अपने पास ओवरऑल क्या होगा, ये अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का, तो ये हो गया क्षारीय एमिनो अम्ल। उदाहरण अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास वर्गीकरण हो गया। दूसरा अगर मैं बताऊं तो इसकी चारों संयोजकता देखो अलग अलग है, तो ये अपने पास क्रियल केंद्र होगा, क्रियल केंद्र होगा तो ये प्रकाशीय सक्रिय होगा, यानी सभी एमिनो अम्ल अपने पास प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, बस एक को छोड़ के, जो कि होता है ग्लाइसिन। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। तो जो ग्लाइसिन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है अपने पास CH, COH, यहाँ NH2 होता है और यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो दो हाइड्रोजन आ गई, तो दोनों अपने पास संयोजकता समान हो गई। इस वजह से ग्लाइसिन अपने पास क्या होता है, प्रकाशीय सक्रिय नहीं होता, बाकी सारे अमीनो अम्ल क्या होंगे, प्रकाशीय सक्रिय होंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपने कुछ अमीनो अम्ल के उदाहरण देंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अमीनो अम्लों के उदाहरण। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टायरोसिन, यहाँ मैंने 3 चिन्ह लिख दिए, इनके 3 अक्षर के चिन्ह, यहाँ नाम और यहाँ उनकी संरचना। टायरोसिन, टायरोसिन का चिन्ह होता है TYR और इसकी संरचना अपने पास क्या होती है, देखो जितने भी अमीनो अम्ल होंगे इतनी संरचना तो सब में समान ही रहेगी। समझ में आ गई बात है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक H होगा, एक COH होगा, एक NH2 होगा और एक R समूह होगा। R समूह अलग अलग करते जाएंगे, अलग अलग प्रकार के एमिनो अम्ल बनते जाएंगे। संरचना भी आपको उतना गौर नहीं करना, नाम बस ध्यान में रखने की, हाँ ऐसे भी कुछ भी एमिनो अम्ल अपने पास होते हैं। ठीक है, संरचना बस आपको ऐसे बता रहे हैं। तो CH2, ये बीच में आपके फिनाइल रहेगा, यहाँ OH रहेगा। फिर आता है अपने पास क्या, सेरीन, सेरीन का होता है SER और आपको यहाँ पे क्या करना है, बीच वाली फिनाइल गायब कर दो यहाँ से, तो अपने पास सेरीन बन जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर वाले टायरोसिन से। फिर आता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का भी बताया था, ग्लाइसिन का याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये संरचना आप ध्यान में रखो, NH2 COH और यहाँ H और यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरा R समूह भी H होगा, भी बताया था आपको। फिर आता है एलानीन, एलानीन में अपने पास क्या होगा, NH2 COH C, यहाँ तक तो संरचना सेम रहेगी, H की जगह CH3 लगा दो तो अपने पास एलानीन बन जाएगा। फिर आता है PHE, तो ये अपने पास होता है फेनिल एलानीन। फिनाइल एनालीन जो अपने पास होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ तक तो सेम ही रहेगा संरचना। अब यहाँ पे जो CH है, इससे अपने पास क्या जोड़ दो, एक फिनाइल जोड़ दो। ठीक है, इस कार्बन से एक फिनाइल जोड़ दो, तो एक हाइड्रोजन कम होगा, CH2 एक फिनाइल जोड़ दी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, फेनिल एलानीन बन जाएगा। फिर आता है वेलिन, वेलिन का अपने पास VAL होता है और यहाँ पे आपको यहाँ तक तो संरचना सेम ही रखनी है, और इसमें क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे इस कार्बन पे 2 मेथिल जोड़ दो, तो 2 मेथिल जोड़ देंगे एक ही कार्बन से, तो अपने पास वेलिन होता है। फिर आता है ल्यूसीन, ल्यूसीन के अंदर क्या होता है, बीच में एक कार्बन बढ़ा दो तो 3 कार्बन हो जाएंगे, बाकी संरचना जो ऊपर वाली थी वही रहेगी, तो ये हो गई ल्यूसीन हो गई अपने पास। फिर बात करें तो आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में अपने पास क्या होगा, ये यहाँ तक है और यहाँ पे जो अपने पास है CH, इससे एक अपने पास मेथिल जोड़ दो, एक एथिल जोड़ दो, तो अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे आइसोल्यूसिन बनता है। फिर आता है लाइसिन, लाइसिन की संरचना में अपने पास यहाँ तक सेम रहेगा, 4 अपने पास यहाँ पे क्या होंगे, CH2 समूह होंगे और एक अपने पास क्या हो जाएगा, NH2 एक्स्ट्रा में जुड़ा रहेगा, तो ये हो गया अपने पास लाइसिन। फिर आता है एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल अपने पास COH NH2 यहाँ तक तो सेम रहेगा, एक CH2 लगा के उससे COH जोड़ दो। ठीक है, तो अपने पास एस्पार्टिक अम्ल बन गया। फिर आता है ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल में अपने पास क्या होता है, एक कार्बन की संख्या बीच में बढ़ा दो तो 3 हो जाएंगे, तो ये अपने पास क्या बन गया, यहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल बन गया। ठीक है, अर्जिनिन, अर्जिनिन अपने पास ये संरचना होती है इसकी, देख सकते हो आप। बस अब बात आती है इसको याद कैसे रखें, तो ट्रिक मैं आपके लिए देखो बता देता हूँ यहाँ पे। ट्रिक याद रखो, तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे क्या करो, ये ट्रिक पहले याद कर लो। तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला
लेने आए लगान, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तेरे से क्या हो जाएगा टायरोसिन, शहर में से क्या हो जाएगा सेरीन हो जाएगा। GW यानी ग्वाला का 2 मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, टोटल मिला के ग्वाला होगा, इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस GW से हो जाएगा अपने पास ग्लाइसिन, और आला से क्या हो जाएगा एलानिन हो जाएगा, ठीक है। फेरी, फेरी से अपने पास क्या हो जाएगा फिनाइल एलानिन हो जाएगा, ठीक है। वाला से वेलिन हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास वेलिन। और LEN लेने आया, लेने के मतलब से क्या हो जाएगा ल्यूसिन, और आई से क्या हो जाएगा अपने पास से आइसोल्यूसिन हो जाएगा, ठीक है। और लगान से L का मतलब हो गया लाइसिन, A का मतलब एस्पार्टिक अम्ल, G का मतलब ग्लूटामिक अम्ल, और AR का मतलब ये अर्जिनिन हो जाएगा, ठीक है। लेने आए लगान, आन से अपने पास क्या हो जाएगा अर्जिनिन हो जाएगा। ऐसे आप पहले याद कर लो, संस्था ध्यान में नहीं रखनी, नाम ध्यान में रखने, ठीक है, और चिन्ह चाहो तो ध्यान में रखो। अब यहाँ पे क्या होंगे जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है आपके पास है उदासीन एमिनो अम्ल है। उदासीन एमिनो अम्ल क्यों है इसमें, क्योंकि जो R समूह है उसके अंदर ना तो COH है यहाँ तक, और ना ही अपने पास COH है, तो इस वजह से अपने पास क्या हो जाएगा ये उदासीन हो गया। लाइसिन का अगर आप यहाँ पे देखो, लाइसिन का क्या सीन है देखो, ये रहा लाइसिन, लाइसिन के अंदर NH2 एक्स्ट्रा में है, तो अपने पास ये क्या हो गया क्षारीय हो गया, ये अपने पास कैसा हो जाएगा क्षारीय एमिनो अम्ल, और ये इनके तो नाम में ही अम्ल है, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो COH एक्स्ट्रा में है, तो ये अपने पास दोनों ही कैसे हो जाएंगे अम्लीय, अम्लीय अपने पास ये कैसे हो जाएंगे एमिनो अम्ल होंगे। और अर्जिनिन, अर्जिनिन में तो NH2 आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्षारीय। तो आपको क्षारीय, उदासीन और अम्लीय इनके अमीनो अम्ल को आपके उदाहरण ध्यान में रखने चाहिए। अब देखो आपको दिख रहा होगा कुछ पे मैंने स्टार लगा रखा है, ठीक है, और कुछ पे स्टार नहीं है। तो जिन पे अपने पास क्या है स्टार है, ठीक है, वो अपने पास क्या है वो है आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, वो अपने पास क्या है आवश्यक एमिनो अम्ल। और जिन पे अपने पास स्टार नहीं लगा हुआ है वो अपने पास क्या है वो है अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो जो आवश्यक एमिनो अम्ल ना वो क्या होते हैं अपने पास अपना शरीर इनको नहीं बनाता, ठीक है, यानी किसको नहीं बनाता फिनाइल एलानिन को नहीं बनाता, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, और अर्जिनिन, इनको अपना शरीर है वो खुद से नहीं बना सकता। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है अपने आहार में इन एमिनो अम्लों को लेना पड़ता है, जैसे कि दाल वगैरह हो गई या फिर जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है ना वो अपन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वो अपने पास क्या होंगे उनको खाना आवश्यक है, तो इस वजह से इनका नाम क्या है आवश्यक एमिनो अम्ल है। और कुछ अपने पास जिन पे अपने पास क्या है स्टार नहीं लगा हुआ है वो अपने पास अनावश्यक एमिनो अम्ल है, और उन एमिनो अम्ल को अपना शरीर खुद बना लेता है, तो खाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो अनावश्यक एमिनो अम्ल हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। ये अपने पास एमिनो अम्ल हो गया, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास प्रोटीन से, एमिनो अम्ल अपना हो गया। तो प्रोटीन, तो प्रोटीन अपने पास क्या होता है जब बहुत सारे अपन एमिनो अम्लों को जोड़ देते हैं, ठीक है, एमिनो अम्लों को जोड़ना है। और जोड़ोगे कैसे, वही है H2O निकालना है। H2O कैसे निकालोगे, COH और NH2 दो समूह होंगे, COH से तो आपको OH निकालना है और NH2 से H निकालना है, और H2O बाहर निकाल के बंद बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जैसे कि मान लो अपने पास यहाँ पे है NH2C, ये H, ये R1 है मान लो, और यहाँ मान लो मैंने क्या कर दिया COH लगा दिया, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया NH2CH, यहाँ मान लो कोई R2 समूह है और ये हो गया COH, फिर मान लो NH2CH COH, फिर मान लो R2, ऐसे मान लो चलता जा रहा है, ठीक है, R3 R4 R, ठीक है, R3 हो गया यहाँ पे, R4 R5 R6 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ से H2 निकालना है, तो COH का OH उठा लो, और यहाँ NH2 है, NH2 को ऐसे लिख दूंगा मैं NH और यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ से H2 निकालना है, ऐसे यहाँ से COH का OH ले लो, और NH2 को मैं यहाँ पे कैसे लिख दूंगा NHH। तो यहाँ से अपन को H2 निकालना है, तो H2 निकाल दो यहाँ से। तो H2 जब आप निकालोगे यहाँ से कितने H2 निकाले हैं, अभी 2 H2 निकाल दिए। तो अपने पास अगर N अपने पास होंगे तो NH2 निकल जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा बताओ, NH2CH R1, यहाँ CO होगा, OH और H निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया NH, इसके साथ बंद बन जाएगा अपने पास। तो CH R2, ये अपने पास CO, NH CH, यहाँ पे R3, यहाँ COH हो गया अपने पास, ठीक है।
तो ये जो आपको यहाँ पे बंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन बंध को अपन बोलते हैं पेप्टाइड बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। तो ये पेप्टाइड बंध बन गए। अब मैं अगर आपको पूछूं कि पेप्टाइड बंधों की संख्या बताओ, ठीक है, पेप्टाइड बंधों की यहाँ पे संख्या बताओ, तो पेप्टाइड संख्या की बंध यहाँ पे क्या होगी? n-1 होगी। जहां पर अपने पास n क्या है? n है अपने पास है एमिनो अम्लों की संख्या। तो एमिनो अम्लों की जो संख्या होगी अपने पास वो हो जाएगा n। जैसे यहाँ पे मेरे पास एमिनो अम्ल कितने थे? 3 थे, तो 3 - 1 2, तो 2 पेप्टाइड बंध बन गई अपने पास। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और ये अपने पास क्या हो जाएगी? प्रोटीन की संरचना बन जाएगी। ठीक है। अब प्रोटीन अपने पास होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है रेशेदार, एक होता है गोलिकाकार प्रोटीन होता है। ठीक है। अब अगर अपने पास क्या है, जैसे मान लो ये आपने बना लिया, ये एक एमिनो अम्ल लिया, ये दूसरा एमिनो अम्ल ले लिया, ये तीसरा एमिनो अम्ल ले लिया, ये चौथा एमिनो अम्ल ले लिया। ठीक है। और इनको आपने जोड़ दिया, और ऐसे ही अपने पास एक और यहाँ पे उठा लो। ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक संरचना और उठा लो, और इनके मध्य अगर अपने पास हाइड्रोजन बंध बने, अगर इनके मध्य अपने पास हाइड्रोजन बंध बने या सल्फाइड बंध बने, ठीक है, सल्फाइड बंध बने। हाइड्रोजन बंध तो आपको समझ में आ रहा होगा, पर यहाँ पे सल्फाइड बंध कैसे बनेगा? ठीक है, सल्फाइड बंध अपने पास कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है आपको पता होगा। यहाँ पे भाई ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, और इधर अपने पास क्या होगा? जैसे मान लो जो कार्बोनिल समूह है, ठीक है, C+O, तो इस O और N के मध्य, ये H के मध्य क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि भाई अपने पास कोई भी एक अधिक विद्युतहीन तत्व होना चाहिए जो कि अपने पास FON में से होना चाहिए, इससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, और सामने भी क्या होना चाहिए? FON में से होना चाहिए, तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध बनता है। तो हाइड्रोजन बंध बन जाएगा या सल्फाइड बंध बन जाएगा? सल्फाइड बंध ये होता है। ठीक है, 2 सल्फर, ऐसे 2 सल्फर और ये अपने जोड़ दिया, तो ये सल्फाइड बंध होता है। ठीक है, जैसे अपने बाल होते हैं ना, बाल के अंदर क्या होता है? एमिनो अम्ल अपने पास ऐसे जुड़े हुए होते हैं, और इनके मध्य होता है सल्फाइड बंध होता है। कभी आपने अगर देखा हो तो बाल जब जलते हैं ना तो बहुत गंदी बदबू आती है। ठीक है, जब सल्फर को जलाते हैं तो ऐसी बदबू आती है। तो अपने पास क्या होता है? जैसे बालों को जलाओगे ना, तो ये सल्फर सल्फर वाले जो बंध होते हैं ना, ये SO2 गैस में निकल जाते हैं, और SO2 की अपने पास क्या होती है? बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो अगर ऐसा अपने पास संरचना बन रही है तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेशेदार प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। और अगर अपने पास यही एमिनो अम्ल क्या कर ले? ऐसे कुंडली बना ले, ठीक है, गोलाकार, ऐसे मान लो, ऐसे क्या है कि बहुत ज़्यादा ये ऐसे अपने पास बना ले, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे गोलिकाकार प्रोटीन बोलेंगे। तो अपने पास रेशेदार प्रोटीन क्या हो गया? जब पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? पेप्टाइड बंध थे, अगर 2 पेप्टाइड बंध होंगे तो डाइपेप्टाइड, और बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड हो गए। तो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती है, ये देखो एक दूसरे के समांतर ले ली, तथा हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बंधों द्वारा संयुक्त होकर रेशे जैसी संरचना बनाती है, जो कि क्या होगी? पतली होगी, जैसे बाल अपने होते हैं, या और क्या होगी? लंबी होगी, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण रहेगा केराटिन हो गया। ठीक है, केराटिन नाम का होता है जो कि बालों में, ऊन में, रेशम में, इनमें उपस्थित होता है। और मायोसिन, मायोसिन अपने मांसपेशियों में होता है। ठीक है। और गोलिकाकार प्रोटीन क्या हो जाएगा? जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती है तो उसको अपन गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। समझ में आ गई बात ये? और इसका उदाहरण जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन अपने पास क्या होता है? 51 अमीनो अम्लों से बन के मतलब मिल के बनता है, और ये जो इंसुलिन होता है ये अपने क्या होता है? जो पेंक्रियाज होती है वहाँ से निकलता है, जो कि अपने पास ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो अगर बढ़ जाए तो उसको घटाने का काम किसका होता है? इंसुलिन का होता है। ठीक है। और एंजाइम, ये एंजाइम का तो मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको कि एंजाइम अपने पास क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है। रेशेदार प्रोटीन होते हैं, वो जल में क्या होते हैं? विलय नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। समझ में आ गई? आपको दिख रहा है भाई, बाल हो गए, चमड़ी हो गई, ठीक है, नाखून हो गए, ये सारे अपने पास क्या होता है? इनमें अपने पास क्या होता है? ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं। ठीक है। तो अब जब नहाते हो तो बाल ऐसे थोड़ी है कि घुल के और साथ में निकल गए, चमड़ी है वही साथ में उधड़ गई, ऐसे थोड़ी होता है। तो अपने पास जो ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं ना, वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते, जबकि क्या होते हैं? गोलिकाकार अपने पास जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अब अपन को क्या करना है यहाँ पे? इसकी तो संरचना समझ में आ गई। गोलिकाकार कैसे बनता है? तो गोलिकाकार अपने पास बनाने के लिए क्या होता है? अपने पास प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे 4 स्टेप में बनता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसकी प्राथमिक संरचना बनाते हैं। ठीक है, प्राथमिक संरचना। उसके बाद इसकी बनती है क्या? द्वितीयक संरचना बनती है। ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या होता है? इसकी तृतीयक संरचना बनती है।
और सबसे लास्ट फाइनल अपने पास यहाँ पे क्या बनती है, इसकी चतुष्क संरचना बनती है। और चतुष्क संरचना बनने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या होता है, ये गोलिकाकार प्रोटीन में तैयार होता है। ठीक है, तो वन बाय वन अपन इन सभी को देखेंगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे गोलिकाकार जो संरचना होती है वो कैसे बनती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले प्राथमिक संरचना बनेगी। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होगी, प्राथमिक संरचना बनेगी। अब प्राथमिक संरचना में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई पहला अमीनो अम्ल है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, और ये आपस में अगर जुड़ जाए, ठीक है, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा। तो पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा अगर अपने पास अमीनो अम्ल जुड़ के और एक श्रृंखला बना ले तो इसको बस प्राथमिक संरचना बोल देंगे। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वितीयक संरचना। ठीक है, द्वितीयक संरचना। अब द्वितीयक संरचना में अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जो प्राथमिक अपने पास थे वो कुछ आकार ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके दो आकार बड़े प्रचलित हैं। एक तो अपने पास यहाँ पे क्या है, एक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा कुंडलिनी आकार हो जाएगा। एक अपने पास हो जाएगा बीटा प्लेटिड, ठीक है, सीट। तो ये अपने पास क्या हो गए, दो यहाँ पे इसकी संरचना हो गई, एक अल्फा कुंडलिनी और एक बीटा प्लेटेड सीट हो जाएगी। ठीक है, तो दो अपने पास है यहाँ पे। अल्फा कुंडलिनी में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे ये जो अपने पास संरचना बनी थी, ये संरचना अपने पास क्या हो जाएगी, ऐसे एक कुंडली जैसा आकार बना लेगी ऐसे। ठीक है, इसमें अपने पास ये एमिनो अम्ल होंगे और ये एमिनो अम्ल अपने पास क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध द्वारा अपने पास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये अपने पास हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या हो जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, अल्फा कुंडलिनी आकार बन जाएगा। बीटा प्लेटेड सीट में क्या होता है, ऐसे सीट जैसा आकार बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे एक सीट जैसा आकार बन जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 3 बना लिया यहाँ पे, ऐसे सीट जैसा आकार हो जाएगा। जैसे पेज को मोड़ के और उसके मतलब ऐसे फोल्ड करके और आप इसको वैसे बिछा दो तो ऐसे अपने पास सीट जैसा आकार बनेगा। तो इस पे क्या होता है, अपने पास अमीनो अम्ल व्यवस्थित हो जाते हैं, A2, A3, A4, ठीक है, फिर A5, A6, A7, A8। ठीक है, तो ऐसे अपने पास मान लो एमिनो अम्ल है और ये पेप्टाइड बंध द्वारा ऐसे मान लो जुड़ गए ऐसे। ठीक है, ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या हो गई, ये इस संरचना में ऐसे जुड़ गए। तो ये अपने पास क्या होती है, बीटा प्लेटेड सीट बनती है। तो अल्फा कुंडलिनी और बीटा प्लेटेड जो सीट होगी वो अपने पास यहाँ पे क्या होती है, द्वितीयक संरचना होती है। तो प्राथमिक वाली कोई आकार ले लेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। फिर अपने पास तीसरा यहाँ पे आ जाएगा क्या, तृतीयक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तृतीयक संरचना आ जाएगी। अब तृतीयक संरचना में अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब ये बोल सकते हो आप, 2 या 2 से अधिक अगर अपने पास द्वितीयक संरचना आपस में मिल जाए तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, तृतीयक संरचना बोल देंगे। जैसे अपने पास ये हो गई। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ये अल्फा कुंडलिनी ले लिया, बाद में मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, यहाँ पे बीटा प्लेटेड सीट लगा दी, फिर मान लो मैंने यहाँ पे वापस क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे कुंडलिनी बना दी। तो यहाँ पे अपने पास ये जो संरचना होगी तो इसको अपन क्या बोल देंगे, तृतीयक संरचना बोल देंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, तृतीयक संरचना बोल देंगे। और अपने पास लास्ट कौन सी आ जाएगी, चतुष्क आ जाएगी। ठीक है, चौथी जो अपने पास लास्ट जिसमें अपने पास प्रोटीन बन जाता है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, चतुष्क संरचना हो जाएगी। अब चतुष्क संरचना में अपने पास क्या होगा, चतुष्क संरचना में अपने पास क्या होगा कि जो मतलब एक, तो ये अपने पास हो गया तृतीयक संरचना। तो 2 या 2 से अगर अपने अधिक तृतीयक संरचना हाइड्रोजन बंध से या सल्फाइड बंध से जुड़ के और ऐसे गोलिकाकार बना लेगी। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी जिसको अपन बस क्या बोल देते हैं, चतुष्क संरचना बोल देते हैं। और अपने पास लास्ट में क्या बनता है, गोलिकाकार प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो बस ये अपने पास हो गया प्रोटीन का संरचना। ठीक है, अब एक अपने पास यहाँ पे आता है टॉपिक जो कि होता है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो प्रोटीन का विकृतीकरण अपने पास क्या होता है कि अगर अपने पास कोई भी एक, मान लो ये अपने पास गोलिकाकार प्रोटीन है जिसको अपन बोलते हैं प्राकृत प्रोटीन। प्राकृत प्रोटीन का मतलब क्या होगा, इसका कोई काम होगा बेचारे का, एकदम फिक्स काम होगा। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है ना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन का एक खास काम होता है जो क्या होता है अपने पास है, ऑक्सीजन को लेके आना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आना। तो वो उसका क्या होता है, काम होता है, जिसको प्राकृत प्रोटीन बोलते हैं। अगर इसमें मैंने कुछ भौतिक या रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तित किया, जैसे कि मान लो तापमान बढ़ा दिया,
ठीक है, तापमान को बढ़ाया, या फिर अपने पास मान लो यहाँ पे पीएच बढ़ा दिया, इसका कुछ एसिडिक या फिर बेसिक अपन ने इसके अंदर मिला दिया। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे जो चतुष्क जो अपने पास संरचना होती है ना, ठीक है, वो यहाँ पे खुल के किस में आ जाती है, तृतीयक, और तृतीयक खुल के किस में आ जाती है, द्वितीयक में, और द्वितीयक जो होती है वो खुल के किस में आ जाती है, प्राथमिक में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, तो ये खुलते 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 अपने पास क्या हो जाएगी, प्राथमिक में आ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। अब प्राकृत प्रोटीन का जो भी क्या था अपने पास कार्य था, अब वो कार्य क्या हो जाएगा, अपने पास से चला जाएगा। ठीक है, अब वो कार्य है वो अपने पास क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसका वो कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे अपने पास दही का जमना हो गया, ठीक है, और जो श्वेत अपने पास जो अंडा होता है ना, ठीक है, उस अंडे को जब आप उबालते हो तो भी अपने पास क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं किस पे, विटामिन पे। ठीक है, और विटामिन अपने पास ये भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसका भी शरीर में अपने पास रोल होता है अलग अलग प्रकार के। और इसमें अपने पास आपको बस दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो होगा अपने पास जलीय विलीय विटामिन, यानी एक तो जल में जो अपने पास विलीय होने वाले विटामिन होंगे, और एक अपने पास यहाँ पे क्या होंगे, वसा विलीय विटामिन, या फिर आप बोल सकते हो जो जल में घुलनशील नहीं होते पर वसा में घुलनशील होते हैं, ऐसे विटामिन। ठीक है, तो जल में जो घुलने वाले विटामिन है, इसके लिए आप ट्रिक ध्यान में रखो, कीड़ा। क्या ध्यान याद रखोगे, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये अपने पास क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे जल में घुलनशील नहीं होते, वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन कौन से बच गए, ए नहीं आया, बी नहीं आया, जैसे B1, B2, B12 ये सारे हो गए। ठीक है, और यहाँ पे विटामिन सी नहीं आया। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, वसा विलीय विटामिन होते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास विटामिन हो गया। तो आज अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, एमिनो अम्ल पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा और विटामिन पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर अपन न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे, और एंजाइम है वो अपने पृष्ठीय जो अपने पास रसायन होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहले आप ये पूरा का पूरा जो टॉपिक अपन ने आज डिस्कस किए हैं, इनको सही ढंग से आप याद कर लो। उसके बाद है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपने पास जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।